HMPV के केसेस आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। HMPV होता क्या है? चाइना में क्यों इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है? हॉस्पिटल्स फुल होती जा रही है, वहाँ पर ऐसा सिचुएशन आ रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ठप हो चुका है। ये भी कॉन्स्पिरेसी होती है कि नहीं, दे आर ट्राइंग टू मेक सम वायरस बायोलॉजिकल वॉर के लिए और वो लीक हो जाता है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को डिटेक्ट हो भी गया, क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो इजीली मेडिकल में अवेलेबल हो सकती है? किसी का डेथ हो गया और उनके बॉडी को चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। नॉर्मली कहा जाता है कि वो 7 मिनट तक वो रहते हैं और उनकी सारी मेमोरीज लाइफ लॉन्ग की आती। तो ये सब स्टोरीज हैं या क्या होता है? मरने वाले का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट डॉक्टर को पता रहता है पहले दिन से कि हाँ यार इनका बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं कि हाँ ठीक है चलो ये करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो, और लोगों को लगता है कि यार ये बिल बना रहे हैं। हमको नहीं पता कौन सा पेशेंट बचने वाला कौन सा नहीं बचेगा। आज इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक बीमारी से दूर हैं। अगर वो हॉस्पिटल हो गए तो वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आ जाएंगे। तो क्या सच में इतना खर्चा होता है हॉस्पिटल्स में? अभी हार्ट का ऑपरेशन सर्जन करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं दे चार्ज अराउंड 5 लाख, जो नए हैं वो चार्ज करते हैं 3 लाख, राइट। वो 3 लाख रुपया 5 लाख लोगों को जान पे आता है। अरे आपका हार्ट बाहर निकाल के, इट्स अ पंपिंग हार्ट, उसमें वो वेसल सूचर करना, इट्स नॉट अ जोक। डॉक्टर्स कमाते कितना है? डॉक्टर्स कमाते हैं, दे अर्न अ गुड अमाउंट डिपेंडिंग ऑन स्पेशलिटी। डॉक्टर, आपको कभी किसी गुंडे की या पॉलिटिशियन की धमकी आई है कभी कि भाई ये करो वरना ऐसा हो जाए? सो डॉक्टर, HMPV के केसेस आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पहले तो एक लेमन लैंग्वेज में बताइए कि HMPV होता क्या है? सी HMPV एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मल फ्लू जैसा इन्फेक्शन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये वायरस काफ़ी पहले से है, बट अभी हाईलाइट हुआ है मीडिया में, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी इसका हाइप है। नॉर्मल वायरल फ्लू जैसा ही इन्फेक्शन है, बाकी इट्स नॉट अ बिग डील। खाली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है, एजेड लोगों में है, उसमें थोड़ा सा ज़रा इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। एज वेल एज किड्स में, छोटे बच्चों में इन्फेक्शन कॉमन है। ओके ओके। इसके सिम्टम्स क्या है? क्या ये पहले के पेंडेमिक के जैसा ही है? मतलब सिम्टम्स की बोलने से फैलता है या ऐसा कुछ मास्क पहनने की ज़रूरत है या कुछ? यस, मास्क पहनने की ज़रूरत है। सी ये वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मल फ्लू जैसे इसके सिम्टम है, सर्दी, गला पकड़ना, बॉडी एक, रनिंग नोज, रेडनेस ऑफ आइज, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे होता है। प्रिवेंशन के लिए हमको इसके लिए मास्क यूज़ करना है, बाकी छींकने से, पब्लिक स्पेस में खांसने से ये सब से स्प्रेड हो सकता है, सो उसका हमको केयर करना है। हैंड हाइजीन रखनी है, जैसे ड्यूरिंग पैंडेमिक जब हम सैनिटाइज करते थे, वो सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, बट करेक्ट। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने वाला सिचुएशन नहीं है इसमें। ओके ओके, सुपर। और ये मेरा क्वेश्चन इसके लिए डॉक्टर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है HMPV को लेकर। लोग पता नहीं क्या क्या मीम्स रील्स बनाकर, क्योंकि पास्ट उनका खराब गया ना, Right. उसको देख करके वो अभी थोड़े पैनिक में आ रहे हैं। तो क्या ये सच में इतना डेंजरस है? क्या इंडियंस को डरने की ज़रूरत है? नहीं, मेरे हिसाब से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें खाली प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है उनका ध्यान रखना है। जैसे हैंड हाइजीन, जैसे हमने पैंडेमिक के समय रखी है वैसे रखनी है। मास्क यूज़ करना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंशन करना है, गैदरिंग जो होती है उसमें हमको हाइजीन मेंटेन करना है, बस उतना ही है, और बहुत पैनिक होने वाली बात नहीं है इसमें। डॉक्टर, ये बैंगलोर में मैंने अभी जस्ट रिसेंटली न्यूज़ में सुना, एक 8 महीने के बच्चे को ये HMPV हो गया। तो उसको किस तरीके से ये इन्फेक्शन पकड़ लिया? क्योंकि वो तो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है। बेबी, राइट राइट। सी जैसे मैंने बताया, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये किसी को भी हो सकता है। जैसे नॉर्मल बच्चों को कफ कोल्ड होता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, या वो किसी और के कांटेक्ट में आया होगा तो भी हो सकता है। ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ये होता है, बट ये सारे केसेस नॉर्मल छोटे बच्चों को ही होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होती है। ये 2001 से डायग्नोज हो चुका है, बट अभी मीडिया में ये हाइप होना स्टार्ट हुआ है। ये वायरस पहले से ही प्रेजेंट है। सबसे पहले नीदरलैंड में आया था 2001 में, US वगैरह में भी इसके केसेस हैं। इंडिया में अब तक जो है नॉर्मली मेरे हिसाब से 8-10 केस ही हैं अलग अलग सिटीज़ में, सारे वो छोटे बच्चे ही हैं। देयर इज़ वन मोर वायरस, RSV बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। ये भी छोटे बच्चों में होता है। दोनों के फीचर्स लगभग कॉमन ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। छोटे बच्चों को जैसे कफ हो गया, चेस्ट पूरा कंजेस्टेड हो जाता है, उनको नेबुलाइजेशन देना पड़ता है, सेम वे ये भी जैसे वायरल सिम्टम्स होंगे वो हिसाब से हमको उसको मैनेज करना है। ओके ओके। आपने जैसे बताया जिसका इम्यून वीक रहेगा वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, उनको ज़्यादा चांसेस हैं ये वायरस होने के। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? सी
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है। जैसे पैंडेमिक के टाइम था कि भाई टाइम पे खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, हैव गुड हेल्दी फूड, हाइड्रेशन मेंटेन रखो अपना। खाने में आप जो है हेल्दी चीज़ खाएंगे, बाहर का जंक फूड नहीं खाएंगे, दैट विल बी इनफ। यू कैन हैव टर्मरिक मिल्क एवरी डे, वो आप ले सकते हैं। दूध में हल्दी डाल के लीजिए, वो नेचुरल चीज़ है। योगा, मेडिटेशन, वो आपका जो सिस्टम है उसको क्लियर करते रहेगा, डिटॉक्सिफाई करते रहिए सिस्टम को, हाइड्रेशन मेंटेन करते रहिए, दैट इज मोर देन इनफ। सो ट्रू, सो ट्रू। डॉक्टर, ये चाइना के बारे में मुझे पता नहीं चल रहा है। मतलब बार बार अगर हम देखें तो चाइना से ही कुछ ना कुछ वायरसेस आ रहे हैं। मतलब पहले भी आया, अभी भी ये पहले वायरस HMPV की भी अगर बात करें तो चाइना में हुआ, और फिर अभी बाकी पूरे दूसरे कंट्रीज में फैल रहा है। तो चाइना में ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ से इतने ज़्यादा वायरसेस यू कैन से प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा बोलना, क्योंकि सी समटाइम कुछ ये भी कॉन्स्पिरेसी होती है कि नहीं, दे आर ट्राइंग टू मेक सम वायरस बायोलॉजिकल वॉर के लिए, और वो लीक हो जाता है, वो भी एक इशू हो सकता है। और मे बी समटाइम काफ़ी सारे वायरस म्यूटेशन होते रहते हैं। सो अलग अलग रेसेस में अलग अलग एरिया वाइज उसका जो है प्रेवलेंस ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया, ये पहले नीदरलैंड में सबसे पहले डायग्नोज हुआ था, फिर US। सो जैसे आपका म्यूटेशंस होते रहते हैं वायरस में, वैसे वैसे वो स्प्रेड होते जाता है। जैसे पैंडेमिक के टाइम पे भी था कि फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, फिर थर्ड वेव आया। तो वायरस अपने आप म्यूटेट होते रहता है एंड उसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ती रहती है। जैसे समझिए अभी शुरू में एक बार वो 10 लोगों को अफेक्ट कर रहा है, देन उसका म्यूटेशन होता है, उसका पावर बढ़ता है कि भी ठीक है, उसकी जो पोटेंसी बढ़ जाती है, विरुलेंस बढ़ जाता है। सो उससे वो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सो स्प्रेडेबिलिटी बढ़ती है उसके थ्रू। ओके, ओके। और डॉक्टर, अगर किसी को मान लो HMPV हो गया, डिटेक्ट हो गया घर पे इंडिया में, उसको घर पे बैठ के क्या ऐसी सिक्योरिटी करनी चाहिए? क्या ऐसी मेडिसिन या किस चीज़ों का टेक केयर करना चाहिए? 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो अभी जैसे HMPV डायग्नोस होता है, फर्स्ट चीज़ तो डायग्नोस करना, उसके लिए सारे टेस्ट होते हैं। जैसे हम पैंडेमिक टाइम नज़ल स्वैब लेते थे, ये सब है। सो इसमें भी स्वैब टेस्ट हैं, RT-PCR टेस्ट होते हैं, वो डायग्नोस करना पड़ेगा। और एक बार डायग्नोस हो गया, सो एज ये गवर्नमेंट इस पर अभी रेड अलर्ट पे है। अगर आपको डायग्नोस हो गया है तो फिर आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज होना है, आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे, वो सारा है। घर पे अगर आपको नॉर्मल कफ कोल्ड है, सो वो हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ये भी जैसे मैंने बताया नॉर्मल फ्लू जैसे ही है। मास्क यूज़ करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और जैसे आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। नॉर्मल कफ कोल्ड है, उसके लिए दवा, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो टाइम टू टाइम लेनी है। हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है। ओके, ओके। डॉक्टर, आपको क्या लगता है, पहले पैंडेमिक में जो हुआ तभी हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, हॉस्पिटल्स का और सारे मेडिकल केयर का, इसके वजह से बहुत ज़्यादा डेथ का रेशो बढ़ गया। आज अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वापस ऐसा कुछ आ जाता है, तो आपका क्या टेक है? क्या पहले के जैसे ही वापस इतने प्रॉब्लम्स में इंडिया आ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। 2 चीज़ें हैं इसके लिए। फर्स्ट तो HMPV वायरस उतना बैड नहीं है जितना था। इट्स नॉट दैट इफेक्टिव। वो इतना ज़्यादा इन्फेक्ट भी नहीं करने वाला है, एज वेल एज जैसे जो है वो सारे एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा था, ये लिमिटेड एज ग्रुप को ही अफेक्ट कर रहा है। तो उतना स्प्रेड होने का चांस नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, अगर सपोज होता भी है, सो एज हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, सो गवर्नमेंट इज़ रेडी दिस टाइम। सारी चीज़ें जो पहले नहीं हुई थी वो उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैनेज होने लायक सिचुएशन है फिलहाल। अमेजिंग, अमेजिंग। और अगर डॉक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन HMPV के ऊपर, फिर हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को डिटेक्ट हो भी गया और पता चल भी गया कि हाँ मुझे HMPV हो गया है, तो क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो इजीली मेडिकल में अवेलेबल हो सकती है और मैं घर पे बैठ कर ले सकता हूँ और खुद को क्योर कर सकता हूँ? अब तक तो फिलहाल ये जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल फ्लू जैसे ही है। सो इसमें जैसे सिम्टम होंगे वो हिसाब से आपको मेडिसिन लेना होगा। रनिंग नोज है तो उसके लिए आपको दवा लेनी है। चेस्ट कंजेस्शन हो रहा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स है। वो सारा जो सिम्टम प्रेजेंट करेगा वो हिसाब से आपको मेडिसिन लेना है। या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं उनके लिए दे हैव टू गेट इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। उनको वहाँ पे फिर IV एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो सारे उनके पैरामीटर्स रन करेंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, कितना इन्फेक्शन है, क्या है, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड देन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से उनको दवा दी जाएगी। बाकी ऐसे मेडिकल से आप जो बता रहे हैं कि नहीं ओवर द काउंटर ले, इसी कैसा है, अभी पहले तो आपको पता चलना चाहिए भाई HMPV है। सो एक बार आपको डायग्नोस हो गया HMPV तो गवर्नमेंट वैसे भी आपको हॉस्पिटलाइज होने ही बोलने वाले हैं, आपका डॉक्टर जो भी है कि वो स्प्रेड नहीं हो, वो हॉस्पिटलाइज होने बोलने वाले। सो आपको मेडिकल से दवा लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें ऐसा। सो नॉर्मल कफ कोल्ड फ्लू है तो जैसे आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। ओवर द काउंटर जो है अपने इंडिया में कॉमन है कि भाई कोल्ड हो गया तो जाके मेडिसिन केमिस्ट से ले लेते हैं।
नॉर्मल फ्लू है तो वैसे आप कलेक्ट कर सकते, बट अगर आपको HMPV जैसे सिम्टम काफ़ी सीवियर है या यू थिंक, सो वी हैव टू रन ब्लड टेस्ट और उसके बाद ही फिर आगे कॉल लेना होगा। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर क्या हमें कोई इक्विपमेंट्स अभी से घर पे संभाल के रखने चाहिए, जैसे वो टाइम पे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स या मास्क या PPE किट्स, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ गई थी, राइट, एकदम राइट, हाई राइट, डिमांड आ गया था। राइट। तो क्या अभी भी हमें HMPV से डर के ये सारी चीज़ों को अभी से परचेस करके रखना है? नहीं, 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 वो मुझे लगता है पैनिक सिचुएशन हो जाएगा पब्लिक में कि नहीं ये करना है, बट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप मास्क यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में जाएँगे तो आप मास्क यूज़ करना शुरू करिए। इवन इफ यू आर इन्फेक्टेड और नॉट, क्या है अगर आप लगा रहे हैं तो आपको भी सेफ्टी, किसी और को इन्फेक्शन है, भले उसने यूज़ नहीं किया बट आपने अपना मास्क लगा के रखा था, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बिकॉज़ ये जो भी है वायरल इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। पेशेंट कफ कर रहा है, स्नीज़ कर रहा है, हवा में माइनर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उससे होता है। सो वो मास्क लगा लेंगे तो आप प्रिवेंशन हो जाएगा आपके लिए। डॉक्टर, आप इतने सालों से लोगों को सर्व कर रहे हो अपने क्लिनिक पे, इतने हॉस्पिटल्स में जाके, इतना स्ट्रगल भरा दिन, मैं आपके एरिया में रहता हूँ तो मैंने आपको देखा है। आपको कौन सी ऐसी चीज़ मोटिवेट करती है कि हाँ यार, मुझे रोज़ सुबह उठ के इनको सर्विस देना है, इनका क्योर करना है लोगों को? जब पेशेंट कोई अच्छा होता है और आके आपको बोल के जाता है या आशीर्वाद दे के जाता है, वो ब्लेसिंग होती है। कभी-कभी हमें भी लगता है यार ठीक है क्या कर रहे हैं, रोज़ सुबह वही काम है। बट जब पेशेंट अच्छा होके जाता है एंड वो ऑल द वे खाली आपको थैंक्स बोलने के लिए या कुछ छोटा सा मोमेंट देने के लिए आता है, मिलने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं सर आपकी वजह से मेरे बच्चे की लाइफ बच गई या मैं बच गया या बच गई जो भी। सो वो हमको लगता है कि ठीक है, वी आर मेड फॉर दिस, वी शुड गो ऑन वर्किंग। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। और आपकी लाइफ जर्नी तो सच में इतनी इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए। आपको अगर किसी को श्रेय देना हो तो किसको देना चाहोगे? डेफिनेटली जैसे मैंने बताया माय वाइफ, बिकॉज रात को मैं OPD वाइंड अप करके जाता हूँ 2 बजे, सुबह वी स्टार्ट बाय समवेयर बाय 11 o'clock, 11 से लेके रात को 2 बजे तक हम नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं। संडे को भी बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं टाइम दे पाता हूँ, बट शी इज़ द बैकबोन। वो मुझे क्लिनिक में संभाल सकता हूँ बिकॉज आई नो वो मेरे पेरेंट्स का, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का टेक केयर कर रही है, इसके लिए मैं स्ट्रेस फ्री रह सकता हूँ। सो दैट इज़ द मेन थिंग। एंड जब मैं क्लिनिक पे आता हूँ आई डोंट नीड टू वरी कि फैमिली में पीछे क्या हो रहा है। शी मैनेजेस एवरीथिंग। इवन मेरी सारी चीज़ों के बारे में मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मुझे खाली सुबह उठ के आना होता है क्लिनिक, बाकी मेरी सारी चीज़ें भी वही मैनेज करती है। सो आई वुड लाइक टू थैंक हर फॉर ऑल द थिंग। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। कोलकाता में रेप केसेस हो गए या तो आपके पास क्या कोई ऐसे केस आए हैं जो ऐसे सिचुएशन में आए हो और आपको ट्रीट करना पड़ता हो या आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता See, हो? normally when you work in a hospital, you have to treat such patients. बाकी in private OPD, whenever such patient come, you have to refer him to a hospital only. Clinic पे आप ये सब cases नहीं handle करते. Only thing is, yeah, if someone has died, whether it's a this thing natural death or a medical legal case, जैसे अभी clinic के पास ही मुझे लगता है एक I think 2 incidents जो बताना चाहता हूँ. One lady was killed. She has been stabbed by a knife. वो उनका कुछ तो मैटर था, they were searching and she was murdered. So that time usually before police do any action they have to declare that she is dead. So some doctor has to certify that कि बाबा okay this lady is dead. So such cases we have to go and see. और घर में ही अभी एक और इंसिडेंट था जहाँ वो बंदा अकेला ही रहता था घर में. He was लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर. जब दरवाज़ा तोड़ा तो उसकी बॉडी पड़ी हुई थी एंड डिकम्पोज़ हो चुकी थी. 3-4 दिन पहले ही मर चुका था. मतलब उसका पूरा पेट ब्लोटेड था, पूरी बॉडी स्वेलिंग आ गई थी, आँख से सब ओज़िंग हो रहा था. सो ही डाइड अराउंड 2-3 डेज़ बिफोर ओनली. एंड जब स्मेल आना चालू हुआ तो वो लोग ने दरवाज़ा तोड़ के निकाला. सो सच केसेस नियर बाय डॉक्टर हैज़ टू गो एंड सर्टिफाई दैट द पेशेंट इज़ डेड. देन दे कैन प्रोसीड फॉर द फर्दर थिंग. पोस्टमार्टम वगैरह के लिए वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं. बाकी रेप केस और सच केसेस व्हेन दे कम टू हॉस्पिटल, प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि भाई कहाँ उसको मार्क्स है, क्या है. देयर इज़ अ पुलिस दिस थिंग कांस्टेबल, फीमेल के साथ जो है वो एक लेडी कांस्टेबल होगी. दे विल टेक ऑल द हिस्ट्री. डॉक्टर विल मार्क कि बाबा यहाँ इंजरी हुआ, यहाँ है, प्राइवेट पार्ट्स में कितना इंजरी है, उसको बाइट है, स्क्रैच किया है, मारा है, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग है. वहाँ पे जो नॉर्मली इफ रेप केस है सो वी हैव टू टेक अ सैंपल. सीमेन वहाँ पे है या नहीं है, क्या-क्या है उसकी बॉडी पे. नाखून अगर उसने स्क्रैच किया तो उसके नाखूनों में सामने वाले का मसल है, DNA मैच होता है. ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में होती हैं. डॉक्टर, ये बहुत अलग सिचुएशन हो जाता है ना
किसी का डेथ हो गया और उनके बॉडी को चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो क्या-क्या वो बॉडी में क्या-क्या चेंजेस होते हैं? मतलब नॉर्मली कहा जाता है कि वो 7 मिनट तक वो रहते हैं और उनकी सारी मेमोरीज़ लाइफ लॉन्ग की आती। तो ये सब स्टोरीज़ हैं या क्या होता है और क्या देखते हैं बॉडी में? सी एक्चुअली जो दिखता है वो बोल रहे हैं आप 7 मिनट, दैट्स अ मिथ, ऐसा कुछ होता नहीं। वो तो सी मरने वाले का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इवन वी कांट टेल क्या है या क्या नहीं। बट ऐसा कुछ ये नहीं है कि मरने के पहले 7 मिनट दिखता ही है, उसको अपना पास्ट दिखता है या जो भी चीज़ें वो दिखती है। व्हाट यू आर थिंकिंग, इन व्हाट मेंटल स्टेट यू आर, आपका दिमाग कैसे है। अगर आप सपोज़ आपको आप काफ़ी सारे चेंजेस है बॉडी में, जैसे काफ़ी सिकनेस है, पूरे बॉडी में सेप्टिक हुआ है, अब सोचने समझने की पावर नहीं है, तो आप कुछ बता नहीं पाओगे क्या चल रहा है। या इफ योर नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, आप बता रहे हो दुख रहा है, बाय द टाइम यू टेल यू पास अवे। सम टाइम ब्रेन हेमरेज होता है, जैसे मुझे पेन हो रहा है एंड व्हेन पेशेंट कोलैप्स एंड विदिन 5 मिनट्स ही डाइज ऑफ। सो सच सिचुएशन हम नहीं बता सकते कि पेशेंट को, बट कुछ बता रहा है, नहीं बता रहा है। ये जो 7 मिनट वाला है दैट इज़ अ मिथ कि उसको दिखता है पहले का। लोग बोलते हैं यमराज दिखने हाँ, लगते हैं। नहीं वो नहीं होता है। सी सम टाइम क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे सोडियम लो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है, तो उसमें पेशेंट को अल्टर्ड सेंसोरियम बोलते हैं। उसमें उसको दिन-रात का फ़र्क नहीं समझता है, टाइम का फ़र्क नहीं समझता है। वो और जैसे अभी अल्कोहल विथड्रॉल है, जो अल्कोहलिक है व्हेन दे डाई दैट टाइम अल्कोहल विथड्रॉल है, नहीं मिल रहा अल्कोहल, तो वो पागल तरह से हो जाते हैं। अरे वो उसको ना साइकोसिस बोलते हैं, अल्कोहलिक साइकोसिस। उनको दिख रहा है अरे वहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ भूत घूम रहा है, यहाँ ये आदमी आ रहा है, जबकि वैसा होता नहीं है, उसको हैलुसिनेशंस आना चालू हो जाता है। सो ये है, 7 मिनट वाला तो वो मिथ है, दैट इज़ नथिंग, राइट। सेकंड चीज़ जो मरने के बाद होता है वो कैसा है, फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर कि भाई डेड, वो आदमी की जान चली गई है। कैसे डिक्लेयर होगा, वो आपको देखना है कि उसकी धड़कन चल रही है या नहीं, हार्ट की धड़कन नहीं चल रही, पल्स चेक किया नहीं है, देन यू चेक एयर एंट्री है या नहीं है, ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं है, देन यू टू चेक हिज प्यूपिल्स। जो आँख का काला पार्ट है वो टॉर्च डालते हैं। सो इट रिएक्ट्स टू लाइट व्हेन यू पुट, आप लाइट डालेंगे तो आपकी प्यूपिल्स जो है वो छोटी-बड़ी होती है। सो वो रिएक्ट हो रहा है तो आपकी जान है, नहीं है वो प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। डायलेटेड दैट्स व्हाई इट्स रिटन प्यूपिल्स डायलेटेड, कंप्लीटली डायलेटेड, वो पूरा खुल गया, दैट मीन्स पेशेंट इज़ नो मोर नाउ, राइट? बट एक और कंडीशन है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनको कभी-कभी कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो देने पड़ते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट की पंपिंग बढ़ाने के लिए, हार्ट की रेट बढ़ाने के लिए, उससे भी वो प्यूपिल्स खुल जाते हैं। तो ये अब घर के पेशेंट जो घर पे एक्सपायर हुआ, तो ये बेसिक चीज़ है कि भई धड़कन नहीं चल रही, साँस नहीं चल रही, प्यूपिल्स डायलेट है, यू कैन डिक्लेयर, राइट? एक लास्ट है जो 100% confirmatory is the ECG. So a flat line on the ECG shows कि भाई patient is dead. So that's why whenever patient goes to hospital, so they declare it with a flat line on the ECG. They take a ECG, ECG पे flat line है, that's a official record that patient is dead. So patient expire होने के बाद धीरे-धीरे उसकी बॉडी में चेंजेस आने चालू होते हैं, उसका बॉडी डिकम्पोज़ होना चालू होता है। सो इनिशियल जो है वो राइगर मॉर्टिस बोलते हैं। तो इनिशियल कुछ घंटों में आप देखेंगे बॉडी स्टिफ़ हो जाती है। जैसे समझो मरने के टाइम हाथ-पैर ऐसे थे तो हाथ-पैर अकड़ जाते हैं, या ऐसे हैं तो ऐसे, जो सिचुएशन में वो स्टिफ़ हो जाता है बॉडी, राइगर मॉर्टिस बोलते हैं उसको। उसके बाद धीरे-धीरे वो बॉडी डिकम्पोज़ होती है, तो सारा बॉडी लूज़ हो जाता है, स्वैल-अप होना चालू होता है, अलग-अलग गैसेज़ बनते हैं, तो एब्डोमेन ब्लोट होता है। और जैसे अभी उसको पेशेंट हार्ट फेलियर से मरा है, बहुत बार कार्डियक फेलियर बोलते हैं, फेफड़े में पानी भर जाता है, उसके मुँह से फ्लोद आना चालू हो जाएगा, नाक से फ्लोदिंग आनी चालू हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं, वैसे उस तरह से पता चलता है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें अभी। ये मैं तो कभी-कभी शॉक हो जाता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें मतलब कैसे देख पाते रहोगे? ये वो बस यू कैसा होता है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है इंटर्नशिप में, वहाँ पे आपको सब ट्रेन करते हैं। वो सारा पोस्टमार्टम जो देखते हैं, सो पोस्टमार्टम में पूरी बॉडी ओपन करते हैं, आपको साथ में खड़ा रखेंगे, दिखाएँगे ये चीज़ है, ये नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। जो देयर इज़ समथिंग नोन एज़ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। सो उसमें बताते हैं कि भई मेडिको लीगल केस है तो क्या हो सकता है, क्या नहीं, सारा पोस्टमार्टम के थ्रू पता चलता है कि भई ये आदमी नेचुरल डेथ मरा है या इसको कुछ अननेचुरल डेथ है। अननेचुरल डेथ में जैसे उसका गला दबा के मार दिया है, उसको कुछ पॉइज़न दे के मार दिया है, ये सारी चीज़ें हमको पोस्टमार्टम से पता चलती हैं। जैसे अगर समझिए कोई आदमी जल के मरा है, राइट? या
किसी को मार के बाद में आग लगा दिए, सो दिस वी कैन मेक थ्रू पोस्टमार्टम। जल के मरा है, तो वो कैसा है, जब तक लास्ट तक मरा नहीं तब तक ज़िंदा था, तो वो कार्बन जो भी है अंदर पूरी ट्रैक में जाएगा। सो व्हेन यू ओपन इट, सो पूरा कार्बन, कार्बन, कार्बन वो ब्लैक दिखता है आपको अंदर कि भई ये कार्बन यहाँ जमा है नली में। और सपोज़ उसको मार दिया है किसी ने पहले ही और उसके बाद आग में डाला है, तो बाहर से बॉडी तो जली हुई है, पता कैसे चलेगा? जब ओपन करते तो अंदर कार्बन नहीं है, अंदर कार्बन नहीं है मतलब इसको पहले मारा और बाद में फेंक के आग लगा दिया है। सो ये डिफरेंस है। सो दिस वी हैव टू मेक आउट, ये पता चलता है पोस्टमार्टम से। पानी में डूब के मरा है, पानी में डूब के मरा है तो उसके फेफड़े में सब पानी भरा हुआ रहता है। अगर पानी में डूब के मरा है तो किसी को मार के पानी में फेंक दिया तो नहीं, तो सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। ब्रेन में उसको कुछ इंजरी है, सर पे कुछ मारा है, इंटरनल हेमरेज है, नहीं है, क्या कॉज़ है वो एक पता चलता है। व्हेन दे ओपन द होल बॉडी सब चेक करते हैं, पूरा ब्रेन का, लंग का, लिवर का सारा निकाला जाता है एंड एज़ अ रूल दे टेक आउट। आप देखें आपको लगेगा यार ये तो ब्रेड कट कर रहा है, लीवर लीवर निकाला, लीवर वो लोग के लिए नॉर्मल बात है, लीवर का एक टुकड़ा निकाल के रखा, किडनी निकाला, किडनी का पीस निकाला, सब चेक होता है प्रॉपर। वो फेफड़ा निकाल के पानी में डुबा के चेक करते हैं। कि बाबा वो जैसे टायर वाला कैसे पंक्चर चेक करता है, ऐसे फेफड़े चेक करते हैं, इसके अंदर पानी भरा, नहीं भरा, क्या है? सो व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट कॉज़ ऑफ डेथ वो उसके थ्रू पोस्टमार्टम के थ्रू पूरा पता चलता है। वो सारा चीज़ चेक होता है उसमें। पेट भी खोलते हैं, पेट ओपन होता है, क्या खाया था, क्या नहीं खाया, तो मतलब एवरीथिंग यू कैन कम टू नो कि भई ये कैसे हुआ है। ऐसा जैसे अभी पोस्टमार्टम हुआ था लॉन्ग बैक मैंने आई थिंक जब ट्रेनिंग पीरियड में था, तो वो उसका ओपन किया बॉडी और देखा, बोला अरे साहब ये तो पाव भाजी खा के मरा है। सो ये सारी चीज़ें होती है। पोस्टमार्टम में ये सब चीज़ पता चलती है आपको। जो ट्रेनिंग के टाइम हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे एक बॉडी थी, ही वाज़ अल्कोहलिक, वो दारू पी के गटर में गिर गया था एंड उसको लेके आए थे। उसका पेट फूला हुआ था। एज़ सून एज़ उसकी स्किन कट की, मीथेन गैस और जो पूरा डिकम्पोज़ होके गैस होती है, वो सारी गैस बाहर आई। सब पीछे हट गए। तो सीनियर अरे बोलता है, "अरे ये तो क्या है, चना मसाला है इसमें, क्या पीछे जा रहा है? आगे आ जा, साथ में खड़ा रहे।" सो दे ट्रेन अस कि भई यू हैव टू बेयर ऑल दिस थिंग। ये सारा चीज़ करना पड़ता है। उसके उसका स्केल ओपन किया तो उसमें इतना मुट्ठी भर के कीड़े थे, ब्रेन खा गए थे सब पूरा उसको कीड़े। वो कीड़े हिलते हुए बाहर निकलते हैं। तो ये सारा होता है। कभी ज़िंदा पेशेंट आते हैं जहाँ ज़ख्म हो गया उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। कीड़े निकालने पड़ते हैं हमको। वी हैव टू टेक आउट दोज़ वर्म्स और वुंड क्लीन करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ बात की, उनको हमेशा अपने कॉलेज लाइफ की स्टोरीज़ याद रहती है। वो हमेशा कॉलेज के जो डेज़ रहते हैं, स्पेशली वो जो प्रैक्टिस करने वाले डेज़ रहते हैं, उनको कोई एक विलेज में भेजा जाता है और वहाँ पर उनको प्रैक्टिस करनी रहती है। वो यू कैन से दोज़ वर द गोल्डन डेज़। सो व्हेन यू करेक्ट, लर्न करेक्ट, करेक्ट। आपने ऐसे कौन से कॉलेज से की थी और कौन से ईयर में? मैंने विरार से किया था। आई पास्ड आउट इन अराउंड 2007। ओह! सो 2007 बैच से पास आउट हुआ था मैं। अमेज़िंग, अमेज़िंग। 2000 और आई प्रैक्टिसिंग सिंस 2008। बैच मीन्स आई पास्ड आउट इन 2007। एक और चीज़ मुझे आपकी जर्नी से जानने मिली, जो शायद आज भले हमारे कोई भी व्यूअर है जो मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते, भले कॉमर्स की फील्ड में भी जाना चाहते हैं, उनको सीखना चाहिए। आपने बताया कि मेडिकल कंप्लीट करने के बाद, आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 5 साल किसी हॉस्पिटल में आपने जॉब किया, डबल शिफ्ट पे जॉब किया, 2 8-8 इयर्स। 2 इयर्स, ओके। 8-8, 10-10 हज़ार रुपए आपको सैलरी मिल रहा था ऐसे डबल शिफ्ट में। जबकि आज कितने सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिसने सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएशन किया रहता है और वो एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाते हैं कि नहीं यार, मुझे तो अभी मेहनत करना ही नहीं है, मुझे 20-25-30 हज़ार सैलरी नहीं मिला तो मैं चालू ही नहीं करूँगा। आप उनके लिए भी इंस्पिरेशन हो कि डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी आप मेहनत कर रहे हो स्टार्टिंग फेज में एक्सपीरियंस लेने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। आप भले कोई भी पढ़ाई करो, आपको जब तक वो फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप उसमें स्पेशल नहीं बन पाओगे। तो पहले स्टार्टिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल स्ट्रगल करो, मेहनत करो, एक्सपीरियंस लो और फिर उसी सारी देन चीज़ों उसके को बाद आप आगे बढ़ो। डेफिनिटली, इम्प्लीमेंट करो। डेफिनिटली। रियली एक्सपीरियंस रियली होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप डिग्री लेते ही डायरेक्ट खोल के बैठोगे, आपको नहीं पता चलने वाला क्या है, क्या नहीं। यू हैव टू टेक एक्सपीरियंस एट डिफरेंट प्लेसेस। मीन्स अपनी जर्नी के टाइम आप जो बोल रहे हैं कैसे हुआ, जो हमारे इसमें एक वर्ड है लोकम करके, जैसे जो डॉक्टर छुट्टी पर जाते हैं, तो जैसे सपोज़ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैंने छुट्टी ले मतलब इंटर्नशिप कर रहा हूँ, दूसरा कोई डॉक्टर छुट्टी पर गए हैं, उनका क्लिनिक रन करना। सो मैंने लोकम मुंबई की ऐसी-ऐसी जगह की है कि जहाँ पवई में एट द एंड वहाँ फ़िल्टरपाड़ा करके एट द लास्ट स्टॉप वहाँ पे मलाड मलाड में है। देयर आर मेनी प्लेसेस
जहाँ अलग-अलग डॉक्टर की सब डॉक्टर की अपनी-अपनी प्रैक्टिस होती है। कहीं ऐसे जहाँ मर्सिडीज़ से आने वाले पेशेंट हैं, कहीं जिनके पास साइकिल से आने के लिए भी नहीं है, मतलब वैसे सिचुएशन में। अगर पेशेंट अनअफोर्डिंग है तब आपको उसको कितने कम से कम खर्चे में उसको अच्छा करना है वो भी देखना है। अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो उसको डायग्नोज़ करने के लिए क्या-क्या टेस्ट हम करा सकते हैं, वो भी देखना है। तो सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलना है कि भई पेशेंट अगर नहीं अफोर्ड कर सकता है, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे कि कम से कम खर्चे में हम इसको सही कर दें। और अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो भई उसको क्या टेस्ट है वो अपने एग्ज़ैक्ट देन यू कांट अस्यूम कि ठीक है, सी पेशेंट कांट अफोर्ड, सो देन यू हैव टू अस्यूम सर्टेन थिंग कि ओके मोस्टली दिस इज़ द इन्फेक्शन एंड ये दवा हमको देनी है भई, ये दे के देखते हैं कैसा है। दैट इज़ नोन एज़ TTA, नॉर्मली हमारे वर्ड में बोलते हैं थेरेपेटिक ट्रायल। आपने दवा दिया और भई हाँ ठीक है, हम ये इसको सस्पेक्ट कर रहे हैं, एक अंदाज़न ये दवा दी है, इससे हो जाए, इससे नहीं हुआ तो आगे देखते हैं। अफोर्डिंग पेशेंट है उसको आप ऐसे नहीं कर सकते। वो बोलेगा अरे भाई आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो? मतलब यू शुड डायग्नोस इट क्या है? सो फॉर दैट व्हाट टेस्ट वी हैव टू डू, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। सो वो अलग-अलग प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। ट्रू, ट्रू, सो ट्रू। कोई न्यू कमर जो रहेगा, जो अभी जस्ट डॉक्टर मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करके आया है, ये उनके लिए ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं होगा? एक साइड से वो सोच रहे कि चलो मैं क्लिनिक चालू करूँगा और लोग मेरे पास आएँगे, और एक साइड से जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो नॉर्मल चीज़ है, वो तो उनके घर पे ही हो रही है, मतलब डॉक्टर वीडियो कॉल पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या सी उसके लिए न्यूकमर्स के तकलीफ लिए नहीं काफ़ी होगी? सारा कॉम्पिटिशन है अभी। अभी जो न्यूकमर्स है इट्स अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन बिकॉज़ सी अब देखो आज की डेट में रेंट्स आर हाई, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दे हैड डन लॉट ऑफ एक्सपेंस फॉर देयर स्टडीज़। अभी उनको क्लिनिक सेट करना उसके लिए उनको प्लेस लेना है, रेंटेड जगह लेनी है या देयर आर लॉट मेनी इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर देयर। देन आफ्टर दैट जब वो पेशेंट को चार्ज करते हैं, तो पेशेंट को लगता है भई इन्होंने तो इतना चार्ज कर लिया। सो ये एक दिक्कत होती है। So many newcomers who are coming, they are joining hospitals, they are joining TPAs जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, कि उनको पता है भाई यहाँ से मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी। सो व्हाट दे डू इज़ दे जॉइन अ TPA, वहाँ से उनको एक फिक्स सैलरी आती है और इवनिंग में अपना प्रैक्टिस चालू करते हैं और दे गो फॉर R&D जो रिसर्च जो है रिसर्च करने के सेक्टर्स है, उसमें जो है वो जा रहे हैं। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो न्यूकमर्स है, स्पेशलाइज़ है, दे आर जॉइनिंग मेनी टाइम दे आर जॉइनिंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। बिकॉज़ सी कैसा है, वहाँ पे आपको सैलरी फिक्स है, राइट? बट आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट है। उनका सिक्योरिटी इतनी होती है व्हेन यू गो टू कॉर्पोरेट हॉस्पिटल देयर आर ऑलमोस्ट 10-15 सिक्योरिटी पीपल हू आर रोमिंग इन द हॉस्पिटल ऑल दिस थिंग। सो एनी रिलेटिव और एनीवन कांट मेक अ chaos कि नहीं 10 लोग रिलेटिव आ गए, डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया, मारपीट कर रहे हैं, वो सब नहीं होता है। सो दैट्स अ मोर सिक्योर थिंग। जो हॉस्पिटल्स है दे प्रोवाइड इवन रेजिडेंस टू डॉक्टर्स, आस-पास ही लोकल रेजिडेंस देते हैं। सो रहने का आपको दे दिया है, सैलरी आपको मिल रही है, आपको खाली जाना है, काम करना है। वो भी हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो देख जो आ गए भई हाँ, ये 10 पेशेंट आपको आज देखने हैं, आ गए वो देख लिए, नहीं आए नहीं देखे, सैलरी उनको मिलने वाली है। सो दैट्स अ सिक्योर प्लेस, उनको स्ट्रेस नहीं होता है। टू स्टार्ट अ न्यू प्रैक्टिस, टू रन इट, इट रिक्वायर गट्स, लॉट ऑफ मनी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें एंड देन एक्सपीरियंस मैटर्स। सी हाउ यू एज़ यू ग्रो ओल्ड आपको एक्सपोज़र कितना मिला है उसके हिसाब से आपको ये होता है। अपने जब ट्रेनिंग के आपका इंटर्नशिप के टाइम पे कितना पसीना बहाया है उसके ऊपर है। इंटर्नशिप में आपने कितना सीखा है वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर इंटर्नशिप में आपने नहीं सीख पाए हो तो आपको प्रैक्टिस में दिक्कत आने वाली है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। मेडिकल फील्ड इज़ नॉट अ ईज़ी फील्ड, इट्स वेरी टफ। बाकी सारी फील्ड में कुछ ना कुछ जुगाड़ हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है। अगर पेशेंट आएगा और बोलेगा सर मुझे ये हो रहा है, सो यू कांट टेल कि अरे यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं था वो टाइम पे, ये तो मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था। वो नहीं बोल सकते हो आप। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यस। करेक्ट, करेक्ट। ये सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? अगर आप किसी को ट्रीट करते हो और उसकी लाइफ मतलब क्विक कर व्हाइल देते हैं। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर कुछ हाँ, हो तो जाता है वो तो फैमिली को आंसर करना बहुत सी डिफ़िकल्ट थोड़ा होता होगा। डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भी ऐसी-ऐसी चीज़ है, ये है। सी इफ यू आर क्लियर ऑन योर पार्ट, पेशेंट को हर एक चीज़ की अपडेट करते रहोगे, सो मेजॉरिटी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। सो डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी। हुँ, डॉक्टर हैज़ टू बी अ गुड कम्यूटर। वो बात करते आना चाहिए उसको कि भई ये नहीं देखो आपके पेशेंट को ये चीज़ है और ये है। अगर आप पेशेंट को मेडिकल लैंग्वेज में बताओगे कि नहीं ये हो रहा है तो बहुत बार नहीं समझ पाते। अब उसको हुँ, लेमन लैंग्वेज में आपको उसको समझाना पड़ेगा भई तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ऐसे-ऐसे चीज़ करने की ज़रूरत है। करेक्ट, अगर आप उसको समझाओगे, सब करोगे अगर एक्सप्लेन कर दोगे आप लोगों को तो दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आती है जब आपने एक्सप्लेन नहीं किया और कुछ हो गया, तो पेशेंट के दिमाग में ये हो जाता है। जैसे अभी आजकल चिकनगुनिया के केसेस काफ़ी हैं। अगर आप देखेंगे अभी राइट नाउ हॉट टॉपिक इन मुंबई इज़ चिकनगुनिया। हुँ, हर घर में 1 से 2 पेशेंट है चिकनगुनिया के। सो उसमें हुँ, कैसे होता है पहले बुखार आता है,
दूसरे तीसरे दिन बुखार जाने के टाइम पे थोड़ा बुखार कम होगा, दे गेट रेड फ्लशेस ऑन द फेस, पूरे बॉडी में ईचिंग चालू हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपने पेशेंट को नहीं समझाया है कि भई ये होने वाला है, तो 2 दिन दवा खाएगा, तीसरे दिन आपको आके बोलेंगे सर आपकी दवा का रिएक्शन हो गया है और वो रिएक्शन के मेरा पूरा बॉडी लाल हो गया और चेहरा लाल हो गया, ईचिंग हो गया। और मेरे पास आते हैं ऐसे पेशेंट दूसरे डॉक्टर की दवा खा के कि सर वो डॉक्टर ने दवा दिया था, हमको एलर्जी हो गया, स्किन रैश हो गया, ऐसे हो गया। देन वी एक्सप्लेन देम कि भई वो डॉक्टर का गलती नहीं है, वो दवा से नहीं हुआ है, ये चीज़ है, ये बीमारी ऐसी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। बट अभी उसमें क्या होता है, सब डॉक्टर वैसे नहीं होते। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं बराबर ये डॉक्टर ने दवा दिया उससे ही हुआ है। वो बैक बाइटिंग जो है हमारे फील्ड में वो दिक्कत है, ऐसा। तो आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि भई नहीं वो मेडिसिन से नहीं हुआ है। ये सब डॉक्टर चीज़ समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कुछ पेशेंट तो ऐसे भी रहते रहेंगे ना जो एकदम लड़ाई झगड़े पे आ जाते हाँ, रहेंगे। आते हैं, बहुत सारे वजन हो जाते हैं, दे गेट एग्रेसिव। हाँ, क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं कि भाई इनको क्यों ट्रीट नहीं कर रहे हो हाँ, आप? बट कैसा होता है ऐसी इमोशंस हैं बट यू नो आप देखो न्यूज़ में आजकल हर हफ्ते में एक आध जगह ऐसा इंसिडेंस हो रहा है जब यू नो पेशेंट ने डॉक्टर के साथ झगड़ा कर लिया, मारपीट कर ली, तोड़-फोड़ हो गई हॉस्पिटल में, ये हो रहा है। बट उनको भी समझना चाहिए वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर स्पेशलाइज्ड इन दिस फील्ड। हम उसमें स्पेशलाइज़ हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, वी गिव आवर 100%। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर नहीं होता तो भगवान के हाथ में होता है, हम उसमें जान नहीं डाल सकते। मैक्सिमम जो भी पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकल होता है, हम करते हैं, ऐसे। तो दैट इज़ द थिंग। वो समटाइम्स समझाना मुश्किल होता है, सब समझाने के बाद भी लोग ब्लेम करते हैं। अभी जैसे आई थिंक 2 साल पहले यूपी का कोई जिले का केस था, वहाँ पे पेशेंट था, लीवर फेलियर का पेशेंट था और उसको अल्कोहलिक सिरोसिस बोलते हैं, लीवर खराब हो गया था। टर्म्स इन कॉमन टर्म्स ड्रिंक करने की वजह से उसका लीवर खराब हो गया था। सो अभी वो आदमी इतने साल से ड्रिंक कर रहा है, आप उसको नहीं रोक पा रहे हो। जो दारू बेच रहा है, आप उसका गला नहीं पकड़ पा रहे हो, तो इनको क्यों बेच रहा है? बट जो डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहा है, उस दौरान अगर पेशेंट मर जाता है, तो वो डॉक्टर का गला पकड़ते हैं कि नहीं, कैसे हो गया? करेक्ट। अगर आप में हिम्मत है, तो जो दारू बेच रहा है, उसको बोलो, इनको मत बेचो, हमारा घरवाला मत बेचो। आप उसको बेचने दे रहे हो, अपने घरवाले को उसको दारू पीने दे रहे हो। लेकिन डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहा हो, मर जाता है, आप डॉक्टर के साथ मारपीट करते हो और हॉस्पिटल में या क्लिनिक में तोड़-फोड़ करते हो, क्या हद तक सही है? ऐसे। वो टाइम पे तो लोग बोलेंगे क्या हमें ये सब ज्ञान दे रहे हो, मतलब हाँ, वही आप पहले और इसको ट्रीट करो, बाद में हम ट्रीट करो देखेंगे। और वो कैसा होता है मॉब आता है जब 10-15 लोग, 20 लोग, 25 लोग आते हैं, तो एक से एक सब अपनी-अपनी बातें करते हैं। वो टाइम जो है सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए आपको कि भई ये कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये होता है। आपको पेशेंट को समझाना होता है, कैसे है, क्या है, उसमें से जो थोड़ा समझदार रिलेटिव है उसको आपको यू हैव टू एक्सप्लेन हिम कि भई ये चीज़ हुई है। जो पेशेंट का रिलेटिव उसको कॉन्फिडेंस लेना होता है कि भई देखो ये सब चीज़ है, ऐसा। बट सम टाइम किसी को बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा हो गया तो पेशेंट का सीधा एक ही होता है, हम बिल पे नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। डॉक्टर्स कमाते कितना है? डॉक्टर्स कमाते हैं दे अर्न अ गुड अमाउंट डिपेंडिंग ऑन स्पेशलिटी। फैमिली फिजिशियन जो है वो सबसे लो, उसके ऊपर एमडी फिजिशियन, फिर एज़ यू गो टू स्पेशलिटी चार्जेस बढ़ते जाते हैं। न्यूरोसर्जन जो है, कार्डियोलॉजिस्ट है, दैट्स अ गुड स्ट्रीम। बट जैसे मैंने बताया सो वो एक्सपीरियंस का चार्जेस होता है, एक्सपीरियंस का पैसा होता है। आप नए हो तो आपको शुरू में बेसिक चार्जेस से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे-जैसे आपका नाम होते जाता है, आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, तो आपका वो चार्जेस जो है वो आप बढ़ा सकते हो, ऐसा। वो कूपर का जैसे आपने बात किया तो वहाँ पर एडमिट हो जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, भले वहाँ पर पेपर चार्जेस नॉर्मल है, लेकिन फिर वो मेडिकल का बाजू की जो मेडिकल है वहाँ की दवाई लिख के देंगे, वो वही मेडिकल में अवेलेबल रहेगा और उसमें भी उनका कमीशन रहेगा। तो ये हर कोई ऐसा प्रैक्टिस करते ही लोग रहता बोलते है। हैं ठीक है, पीपल से कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू कैन से नहीं होता है, बट जैसे अभी समझिए कुछ दवाएं हैं जो एंड आई एम राइटिंग, सो आसपास के केमिस्ट वालों को पता है कि भाई मैं ये लिख रहा हूँ, आई हैव फेथ इन दैट मेडिसिन, आई हैव फेथ इन दैट स्पेसिफिक कंपनी। अभी जैसे एजिथ्रोमाइसिन करके ब्रांड है, देर आर सो मेनी मेडिसिन। एजिथ्रोमाइसिन ब्रांड आप सर्च करोगे, देर आर अराउंड 10 to 15 डिफरेंट ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स है जो आपको मिल जाएगी। बट कुछ ब्रांड्स हैं, इनोवेटर ब्रांड्स बोलते हैं उनको, जिन्होंने वो मॉलिक्यूल मार्केट में उतारा था, उनकी क्वालिटी कोई मैच नहीं कर सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न डॉक्टर वो स्पेसिफिक दे स्टिक कि भई नहीं हमको यही ब्रांड चाहिए, बिकॉज़ उनको रिज़ल्ट पता होता है। करेक्ट। जैसे भी आपको भी फेथ होता है कि आपकी भी अभी ना आप जाते हो तो आस-पास बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। आपको पता होता है भई ये डॉक्टर है, हमको इस पे विश्वास है। आज की डेट में लोग बाल कटाने जाते हैं, तो हेयर ड्रेसर चेंज होता है तो नहीं जाते, बोलते हैं नहीं, नहीं मेरा बाल रोज़ वही कटता है। सो ये तो हेल्थ का सवाल है। इसमें काफ़ी सारे इश्यू होते हैं। सो
इवन वी आर वरीड कि हमको भी पता होना चाहिए भी जो दवा लिख रहे हैं वो इज़ इट वर्थ पेशेंट उससे अच्छा होगा या नहीं होगा, उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसके लिए जो मैं इतने साल से यूज़ कर रहा हूँ मुझे पता है ये चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है लोगों को, ये दवा ब्रांडेड है, इससे फ़र्क है। सो इसके लिए हम वो प्रेफ़र करते हैं। कमीशन का एज़ सच ऐसे नहीं है बट ठीक है, अभी जैसे आमिर खान ने उन्होंने शो किया, उन्होंने बोल दिया ऐसा होता है। अभी व्हेन अ फ़िल्म स्टार सेज लोगों के दिमाग में हिट हो जाता है कि अरे नहीं, उसके बाद से जब से उन्होंने ये किया, उसके बाद से डॉक्टर लोगों के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ये हो गया है। अभी उन्होंने इमोशनली बता दिया कि भई नहीं ठीक है। एक उसमें आई थिंक एक पेशेंट का एग्ज़ाम्पल दिया था उन्होंने कि वो पेशेंट की उँगली ये हुई थी, वो ऑडियंस में से बोलती मेरे फ़ादर की एक उँगली थी, नो इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर ने एक उँगली काटी, फिर उसके बाद फिर 6 महीने के बाद दूसरी उँगली काटी, तीसरी काटी, डॉक्टर बार-बार ये कर रहे हैं। वो उन्होंने बोला लोगों ने क्लैप भी किया, वो मैंने देखा था वीडियो में, लोगों ने क्लैप किया, अरे नहीं-नहीं डॉक्टर्स आर बutchers, उन्होंने तो ये पैसे कमाने के लिए किया है। बट अगर आपका कोई पार्ट इन्फेक्टेड है, नॉन हीलिंग वुंड होता है, ये यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, आप अब्रॉड भी जाओ, कहीं पे भी आप जाओ, अगर नॉन हीलिंग है, वुंड अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको उसको एम्प्यूट करके निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सेप्टिक पूरा बॉडी में फैलेगा, ये होगा। पेशेंट की जान बचाना है तो उतना तो करना पड़ेगा। बट अभी वो उन्होंने बोल दिया नहीं, डॉक्टर ने पैसे कमाने के लिए किया था, तो लोगों के दिमाग में वो इम्प्रिंट हो गया कि वो डॉक्टर ने पैसे कमाने के लिए किया था। देयर हुँ। आर सी हर जगह कल्प्रिट होते हैं, देयर आर हार्डली 5% 10%, बट उसकी वजह से बाकी 90% लोग उनको सफ़र करना पड़ता है। दैट्स द थिंग। क्या हॉस्पिटल्स भी इसमें से कुछ शेयर रखती है अपना मतलब डॉक्टर की फीस में या कोई इक्विपमेंट्स सी में? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होता है, प्राइवेट जो अगर खुद के नर्सिंग होम्स है तो वो जो चार्जेस होते हैं डॉक्टर्स के ही होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें नहीं होता है। जैसे कॉर्पोरेट्स में है, कॉर्पोरेट्स में डॉक्टर आर पेड, उनकी मंथली फीस होती है कि भई ये आपकी इतनी महीने आपकी फीस है, आपको काम करना है, आपको 24 घंटा अवेलेबल रहना है। आपका ये ओपीडी टाइम में आपको ये ओपीडी में जाना होगा और इमरजेंसी आ गई तो ये डेज़ होते हैं। जैसे अभी 6 डॉक्टर हैं, अरेंज टर्न वाइज़ है कि मैं मंडे को इमरजेंसी ये डॉक्टर है, ट्यूसडे तो उनके डेज़ होते हैं, उनकी फिक्स सैलरी होती है, उसमें उनको काम करना है। ऐसा सी दिस इज़ द थिंग दैट्स व्हाई नेम इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड बिकॉज़ ऑफ कॉर्पोरेट। आप अगर नॉर्मल डॉक्टर की ओपीडी में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, आप उनको जाके बोलो कि भई ठीक है आपका हो गया बिल, नहीं है, नहीं पे कर वो कुछ कंसिडर करके कम-ज़्यादा कर देंगे। आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओ, ₹5 भी नहीं छोड़ेंगे आपका। व्हेन यू गो टू हुँ। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल because it is not run by doctors, it's run by MBAs. So MBAs they don't treat human as human. उनके हिसाब से तो भाई ये बंदा है हमारा कस्टमर है। डॉक्टर के पास आता तो एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप वाला होता है कि जान दे बेचारा ठीक है, ही कांट अफोर्ड, ही इज़ पुअर, नहीं कर सकता है, वी कंसिडर इट। इवन मेरे क्लिनिक पे बहुत बार आते हैं कि भाई ठीक है, वी कांट पे, आई विल पे लेटर। ठीक है, एज़ अ फैमिली फिजिशियन नो द होल फैमिली, सो वी कंसिडर इट ओके, उतना लिबर्टी पेशेंट को हम देते हैं। बट कॉर्पोरेट वाले वो सब नहीं करते। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर इज़ जस्ट अ लेबर। वो हमने उसको पगार दिया है, उसको इतना हम उसको डेली वेजेस दे रहे हैं या ये जो है सैलरी है, उसको काम करना है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। लोग है ना डॉक्टर्स और पुलिस से ज़्यादा डरते हैं। मैंने जनरली लाइक देखा है, एक बार जस्ट अभी मेरा एक किस्सा हो गया था, मैं अभी जस्ट ट्रैवल कर रहा था एक जगह पर, मैं बाइक से था, मैंने देखा आगे एक किसी का तो एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हड्डी कुछ टूट गई थी या किसी का एक्सीडेंट हो गया था और सब लोग उसको देखने के लिए वहाँ पर खड़े रह गए थे। लेकिन जब भी उनको बोला कि यार कोई तो उसको मदद करो, उठा करके उनको डॉक्टर के पास लेके जाओ या तो नहीं, 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 हम हाथ नहीं लगाएँगे क्योंकि अगर एक बार हॉस्पिटल में लेके गया, हॉस्पिटल वाला मुझे ही पकड़ लेगा कि भई तू इधर रुक जब तक उसका इलाज नहीं होता है। या सी पकड़ना ऐसा नहीं होता है बट सी जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने बताया ये सारा सिनेरियो अभी हम भी फेस करते हैं। बहुत बार कोई पेशेंट रास्ते पे कोलैप्स हो गया है, कोई उठा के लेके आते हैं। हम प्राइमरी मेडिकेशन देते हैं बट अभी कैसा होता है जैसे रास्ते पे कुछ हुआ है, लोग बुलाने तो आ जाते हैं, राइट? बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। जैसे अभी समझो पेशेंट कोलैप्स हो गया, हम बोले भाई इसका एसी निकालना है। तो बहुत बार क्या होता है उठा के हमारे क्लिनिक में छोड़ते हैं और धीरे-धीरे पब्लिक कम होनी चालू हो जाती है और साथ का कोई बंदा नहीं। देन फिर वो हमारे सर पे हो जाता है कि भई इसके लिए एक रिलेटिव तो होना ज़रूरी है। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रूल है। क्या होता है लोग रास्ते से उठा के किसी को भी लेके आते हैं बट देन दे लीव देम हाफ वे, वो छोड़ के चले जाते हैं। मगर उसको ट्रीटमेंट करना है तो हमको भी देखना है कि कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी होना चाहिए। सपोज़ हमने उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया एंड ट्रीटमेंट देते-देते ही गॉट अ हार्ट अटैक, समझो वो हार्ट अटैक आया है उसको वो लोग लेके आए हैं। हम कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं बट हार्ट अटैक इतना ज़्यादा मेजर था कि वो बच नहीं पाया। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो एक्सपायर हो गया। और 2 घंटे बाद रिलेटिव आते हैं, डॉक्टर आपने क्या ट्रीटमेंट किया था? ये तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक्सपायर हो गया या आपने कुछ ऐसी दवा दी उससे एक्सपायर हो गया। तो इसके लिए रिलेटिव का सामने रहना ज़रूरी है और एक रिलेटिव होना ज़रूरी है कि भई उसका ये रिपोर्ट निकालना है,
सीटी स्कैन है, एमआरआई है। सो एक आदमी तो होना चाहिए जो साथ रहे, एक्कम्पनी करे। यस, तो दैट इज़ द रीज़न हम बोलते हैं कि भई एक रहे। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम देते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, बेसिक ट्रीटमेंट जो भी हम देते हैं। बट एक रिलेटिव होना ज़रूरी है ताकि हम भी सेफ रहें कि भई ठीक है, कल को उठ के कोई आके हमको ब्लेम नहीं करे कि आपने ऐसा किया था इसके लिए पेशेंट को ऐसे हो गया। समझिए रोड ट्रैफिक आरटीए जो बोलते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसके हेड इंजरी हुआ है, वो बेहोश जैसे हो रहा है या ये है एंड ही गॉट अ ब्रेन हेमरेज, अंदर उसको हेमरेज हो चुका है इंजरी की वजह से। उठा के लेके आए, मेरे यहाँ लाके बेड पे रखा। बाय द टाइम मैं उसको समझा रहा हूँ, रिलेटिव सब चले गए एंड इफ ही डाइज़ बिकॉज़ ऑफ ब्रेन हेमरेज, मुझे नहीं पता हेमरेज हुआ है या नहीं है। बाय द टाइम मैं असेस कर रहा हूँ उतने में ही कोलैप्स हो गया या मैंने उसको कुछ बेसिक पेन किलर इंजेक्शन दिया कि उसको पेन सबसाइड हो, तब उनको उसको हम लोग मोबिलाइज़ करें, सीटी स्कैन कराने, एमआरआई करें और वो टाइम के बीच में कुछ हो जाता है, सो दे विल ब्लेम डॉक्टर कि भई इन्होंने तो इंजेक्शन दिया और हमारा पेशेंट जो है वो इंजेक्शन की वजह से एक्सपायर हो गया। सो तब काफ़ी सारा chaos होता है। इसके लिए हमको एक ये लगता है कि भई एक रिलेटिव हो तो बेटर रहेगा। बस। लेकिन डॉक्टर इसमें आपको कहीं न कहीं ये गलत नहीं लगेगा, क्योंकि अगर समझो कोई रास्ते में किसी के साथ ऐसा सिचुएशन हो जाता है, तो लोग भी उसको लेके जाने से डर रहे हैं और डॉक्टर का भी पॉइंट सही है कि कुछ अगर वहाँ पर आके हो गया तो उनको गलत हो जाएगा, तो इसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या? उसका सॉल्यूशन ये है कि लोगों को थोड़ा एजुकेशन होना चाहिए कि भई हर चीज़ के लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किंतु दे कैच होल्ड ऑफ डॉक्टर कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया इसके लिए हो गया। अभी बहुत बार पेशेंट भी झूठ बोलते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ एक अराउंड 10-15 डेज़ पहले। मेरे यहाँ जो भी पुलिस वाले भी आते हैं मेडिसिन लेने, दे नो मी, जो मेरे एरिया के लोकल पुलिस वाले हैं उनको पता है, मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, क्या करता हूँ। अभी रिसेंटली 2 ऑटो वालों का झगड़ा हो गया था। सो एक फेलो था वो टोटली ड्रंक था, दूसरा वाला नॉर्मल था, उसको चेहरे पे कट था। सो जो ड्रंक था उसको लगा हुआ था, तो उनका कुछ पैसे को लेके झगड़ा हुआ था, मारपीट हो गया था। सो उन्होंने उसको मारा था। सो जब मैंने पूछा उन्हें आपने पुलिस कंप्लेन किया, नहीं किया? सो जिसको लगा है वो तो ड्रंक है। साथ वाला बंदा बोलता सर हमने 100 नंबर पे कॉल किया था, पुलिस वाला आया, बताया हमने कि भई धक्का दिया, गिर गया, ये बात हुई। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आपस में आप अंडरस्टैंडिंग सेटलमेंट कर लो और वो चला गया वहाँ से। ये वो पेशेंट ने बताया था। अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है ऑथेंटिकेट करने का कि भई उसने किया था या नहीं किया था। हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, उसने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस वाला आया और थोड़ा ही लगा था तो क्योंकि थोड़ा-सा कट था, तो सेटलमेंट हो गया और चला गया, राइट? सो हमने उसको स्ट्रेचेस दिए, बेसिक मेडिकेशन दिया। ही वाज़ सो ड्रंक, वो नीचे उतर-उतर तो वापस ज़मीन पे गिरा, स्टाफ के ऊपर गिर गया, स्टाफ को लगी, वो लेके गया। उसके बाद अगले दिन नहीं आया। 2 दिन के बाद जब वापस आया, 2 पुलिस वालों को लेके आया था साथ में। बोलते नहीं, नहीं हमको गिरा नहीं था, बोलते ये डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट किया था और मैं गिरा नहीं था, सामने वाले ने मेरे को चाकू मारा था, मैं पीछे हटा तो मुझे लग गया। सो पुलिस वाला सर ये तो पुलिस केस है, आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया हमको? मतलब भई साथ वाला जो बंदा था उसने यही हिस्ट्री दिया था कि आपस का ये हुआ 100 नंबर पर इसलिए हमने नहीं इन्फॉर्म किया आपको। ये थोड़ा इंजरी था। अब छोटी-मोटी इंजरी के लिए हर चीज़ के लिए हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे पेशेंट है, बच्चा है, उसको लग गया है, पाँव में लग गया है, पेरेंट्स लेके आए या नेबर लेके आए कि नहीं भई ये तो गिर गया था, साइकिल चला लग गया। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि भई हाँ, लग गया है। अभी हम बोलेंगे नहीं, नहीं आप सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, कैसे लगा, वो दिखाओ, क्या हुआ? तो पेशेंट हमारे सर पे ही चढ़ेंगे कि नहीं ये तो लगा है, आप इलाज नहीं कर रहे हो, आप ये सब बात कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब बहुत बार हम फँस जाते हैं कि भई क्या करें, क्या नहीं करें? एज़ आई सेड डॉक्टर्स आर वेरी सॉफ्ट टारगेट, वो लोग कोई भी आके फ़ोकस करे नहीं आपने आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। वो डॉक्टर्स को ज्ञान देने के लिए बहुत जन आ जाते हैं कि नहीं, नहीं ये नहीं ऐसा-ऐसा होना चाहिए। सो ये सारे सिनेरियो में हम फँस जाते हैं। यू नो मैं बचपन में कहीं और रहता था, तो वहाँ के एक डॉक्टर है जो अभी भी मेरे घर पे वो बात चलती है कि हाँ यार, ये डॉक्टर के पास से अगर हमने दवाई लिया ना, तो कुछ भी बीमारी होगा ठीक हो ही जाएगा। तो ये आपने बहुत करेक्टली बताया, ये हर किसी के साथ होता है कि लाइक वो एक डॉक्टर के ऊपर फेथ होता है। और मेरे ख्याल से कभी-कभी तो ये सारी चीज़ें वो ऐसा भी दिमाग का खेल नहीं होता है कि हाँ, वो डॉक्टर ने हाथ लगा दिया और ठीक हो जाएगा। सी जब मैंने प्रैक्टिस चालू किया था मतलब चालू करने के पहले लोकम बोलते हैं मीन्स व्हेन यू हैव टू गो सम डॉक्टर्स ऑन लीव कोई छुट्टी पर है आप उसकी जगह जाके आप क्लिनिक चला रहे हो पास आउट होते ही कोई क्लिनिक तुरंत नहीं चालू करता है सो आप इंटर्नशिप के दौरान आप सीखते हो कहीं कहीं जो अलग अलग क्लिनिक होते हैं वहाँ जाते हो कि भाई ये डॉक्टर छुट्टी पर हैं सो सर मेरा डिग्री हो गया बट आई एम इन इंटर्नशिप पीरियड सो वो जाते तो आपको क्लिनिक देते रन करने के लिए सो दैट टाइम यू लर्न आपको सीखने मिलता है सो वो टाइम पे एक पेशेंट आया था, उसको बैक पेन था। मैंने उसको पूरा एग्ज़ामिन किया, अच्छे से सब किया, दवा दिया। बोला वो पेशेंट ने मुझे बोला, वो मुझे अभी तक याद है। सो उसने मुझे तभी बोला था, बोला सर आप भले इतना अच्छे से चेक कर रहे हो, दवा दे रहे हो, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बोला नहीं पड़ेगा तो फिर बोला नहीं अभी आया हूँ तो कुछ दवा लेता हूँ कि भाई ठीक है, बट वो डॉक्टर साहब थे वो देते तो मेरे को हो जाता था। बोलता है वो हमको उन पे इतना भरोसा है, वो अगर मिट्टी भी देंगे ना और वो मिट्टी खा लेंगे तो भी हम अच्छे हो जाएँगे। सो वो लोगों का माइंडसेट होता है कि नहीं वो डॉक्टर ने जो दिया वो अच्छा है। सो आधा बीमारी लोगों को देख के अच्छा हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। हमारे एक सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला करके। सो ही टॉट मी, मैं उनका क्लिनिक अटेंड करता था, साथ में उनके एज़ अ असिस्टेंट आई यूज्ड टू वर्क। सो उन्होंने बताया था कि भई देखो पेशेंट आता है, सो हँस के बात करो, टॉक विद पेशेंट विद अ स्माइल, आधा बीमारी तभी खत्म हो जाएगी पेशेंट की। बाकी जो है आधी बीमारी वो दवा से सही हो जाएगी। यू हैव टू गिव करेक्ट। कॉन्फिडेंस टू पेशेंट कि भई ठीक है, ठीक हो आप ठीक जाएगा। हो जाओगे, चिंता मत करो, आप दवा लो सही हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस हुँ। पेशेंट को देना पड़ता है, थोड़ा-सा पुश करना पड़ता है, बाकी काम मेडिसिन कर देती है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। डॉक्टर के पास जभी भी कोई पेशेंट आता है, उनको पहले से पता चल जाता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल थिंग्स। सो इसमें बहुत बार कभी ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर को पता रहता है पहले दिन से कि हाँ यार, इनका बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं कि हाँ ठीक है, चलो ये करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो, और लोगों को लगता है कि यार ये बिल बना रहे बिल हैं। बना रहे हैं, बट सी वी हैव टू फाइंड आउट वो कैसा होता है ना, एक घास का ढेर उसमें सुई गिर गई उसको ढूँढने के बराबर होता है। अभी समटाइम ऐसे-ऐसे केसेस आते हैं ना, मीन्स इन्वेस्टिगेशन एक-एक आप कराते जा रहे हो और उसके बाद जाके एट द एंड यू कम टू नो कि भई ये चीज़ है। सो वो कैसा होता है, ये मेडिकल फैटर्निटी कॉमन है। यू हैव टू गो ऑन सर्चिंग, आपको एक-एक इन्वेस्टिगेशन करते ही मतलब रहना पड़ता है लास्ट जब तक टाइम तक ट्राई तो यस, करना ही यू है। हैव टू ट्राई, जब तक जितना है आपको कोशिश करना ज़रूरी है। अभी आप छोड़ देंगे, अभी हमारे पास ऐसे-ऐसे केसेस भी होते हैं कि पेशेंट वाज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल, ब्रेन हेमरेज से एडमिट हुआ था एंड उसको एक लगभग 1 महीना भर हॉस्पिटल में रखा था। उसका कुछ 15-16 लाख रुपए बिल हुआ, बट पेशेंट सर्वाइव्ड। आज की डेट में वो लेडी खाली थोड़ा-सा विज़न उसका प्रॉब्लम हुआ है, बट शी इज़ ओके, रेस्ट शी इज़ लिविंग हर लाइफ एंड शी वाज़ इन कोमा। सो अभी ऐसे पेशेंट जब बचते हैं तब रिलेटिव को लगता है हाँ, अभी पैसा गया लेकिन पेशेंट बच गया। बट अभी हमको नहीं पता है कौन-सा पेशेंट बचने वाला है, कौन-सा नहीं बचेगा। आउट ऑफ 10 वी आर एबल टू मैक्सिमम आईसीयू में जो एडमिशन होते हैं सब क्रिटिकल होते हैं। सो 10 में से ऑलमोस्ट 5 से 6 बचते हैं, जो है 4-5 जो है वो एक्सपायर भी होते हैं। बट अभी वो कौन से बचने वाले हैं, कौन से नहीं बचने वाले हमको नहीं पता है। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, जो कोशिश करते हैं, जो बचा सकते हैं बचा लिए जाए, दैट्स द थिंग। जब पेशेंट बच जाता है तो वो कैसा होता है, इंडिया हेलो अरे इतना पैसा लगा तो अच्छा हुआ, डॉक्टर की मेहनत नहीं दिखती किसी को। लेकिन जब एक्सपायर हो जाता है तो वो सब बिल डॉक्टर पे आ जाता है। डॉक्टर ने हमारा बिल बना दिया, ऐसे हो गया। एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि आज इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक बीमारी से दूर हैं। अगर वो हॉस्पिटल हो गए तो वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आ जाएँगे। तो क्या सच में इतना खर्चा होता है हॉस्पिटल्स में? खर्चा होता है हॉस्पिटल में, बिकॉज़ सी आपको नहीं पता गवर्नमेंट कितने टैक्सेस लगाती है डॉक्टर के ऊपर। वो गवर्नमेंट के लिए वो दूध देने वाली गाय है, हेल्थ केयर सेक्टर। वो सी अभी एक सिंपल फंडा बताता हूँ, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल का ये होता है। सो नाउ हॉस्पिटल हैज़ टू टेक अ सर्टिफिकेट। हॉस्पिटल को उसका सारा मैनेज करना पड़ता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट जो बोलते हैं, जो ऑपरेशन से कट के निकला है ये सारा बायोमेडिकल वेस्ट, यू कांट डिस्पोज़ इट एनीवेयर। उसकी स्पेसिफिक कंपनी होती है, उसका प्रीमियम होता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ होती है, वो क्लियर करनी पड़ती है, राइट? एक सिंपल फंडा बताता हूँ मैं आपको, सी जो बूचर्स होते हैं, राइट? कसाई जो बकरे काटते हैं या ये काटते हैं और वो उसकी अंदर का जो सामान होता है, वो बहुत बार ऐसा होता है दे डायरेक्टली डंप इन डस्टबिन और गटर, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, राइट? उससे भी इन्फेक्शन होता है, बट ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स का जो ग्लास है, जो एम्पूल हम फोड़ते हैं, वो भी अगर डस्टबिन में मिल जाए, सो बीएमसी वाले आपके दरवाजे पे आ जाए, दे फाइन यू फॉर दिस, राइट? और बाकी जो काँच का बिज़नेस करते हैं, वो फोड़ के बहुत बार फेंक देते हैं, रास्ते पे फेंक देते हैं, उनको कोई लॉ नहीं है। तो ये सारे लॉज़ जो है ठीक है, उनको पता है उसको मगजमारी करके या उससे उसको परेशान करके कुछ नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर्स के पास जाके खड़े हो जाएँगे, 4 पेशेंट के बीच में आपके ये चीज़ मिली थी, आपको इतना फाइन है। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो डॉक्टर्स आर वेरी सॉफ्ट टारगेट, लोग अलग-अलग तरीके से परेशान करते हैं और ये होता है, ये मेरी प्रैक्टिस में भी हुआ है। बीएमसी वाले आपके दरवाजे पे आ जाते हैं, भई ये आपका काँच का एम्पूल मिला है वहाँ पे, इसके लिए आपको फाइन देना है। ऐसी चीज़ें, तो ये बहुत बार होता है, बट वो दूसरों को नहीं पूछते हैं, वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन वो डॉक्टर्स के ऊपर ही डालते हैं। सो ये दिक्कत होती है। सो अभी हॉस्पिटल को अगर अपना एक्सपेंस रन करना है, सी उनको सिक्योरिटी है, उनको सीसीटीवी कैमराज़ है, सारा है, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपका सेटअप बड़ा है, आपको पेशेंट को अगर हॉस्पिटल नहीं, होटल वाली उसको सर्विस चाहिए, सो देन ही हैज़ टू पे। अगर वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करे, सी छोटे नर्सिंग होम भी हैं।
अगर बट बहुत बार पेशेंट होते हैं, नहीं हमको तो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना है। व्हेन यू गो टू अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, अभी अंबानी हॉस्पिटल है, उसमें एक फ्लोर है पूरा, वहाँ उनका कैफेटेरिया, पूरा हॉस्पिटल का एक फ्लोर पूरा कैफेटेरिया ही है। आप जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तभी वो आपको पूछेंगे आपको क्या खाना, नहीं खाना, आपको मेन्यू दिया जाएगा। तो आपको अगर उतना सर्विस चाहिए तो आपको पे भी करना पड़ेगा वो क्लास के लिए, राइट? इफ यू हैव टू ट्रैवल इन मर्सिडीज़ तो आपको मर्सिडीज़ का खर्चा देना है। आप बाइक पे जाओगे, बाइक का खर्चा लगेगा। जैसे आपको भी यहाँ से घर से आपको जाना है, आप ऑटो ले लो, सस्ते में पहुँच जाओगे। आप बोलोगे उबर लेना है या फिर आपको मर्सिडीज़ से जाना है, साथ में शॉफर चाहिए, अलग से ये करना है, तो आपको उसका भी पे करना पड़ेगा। सो सी अब हम अपने पॉकेट से तो लगा के इलाज नहीं कर सकते, हमको भी कहीं न कहीं से ये करना है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस है डॉक्टर्स के लिए, वो काफ़ी हाई है। अभी अगर सर्जन बनने के बाद इतने ज़िंदगी के साल डालने के बाद भी अगर नहीं चार्ज करें, तो फिर क्या मतलब बनता है वो चीज़ का? और हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड अब्रॉड, इंडिया में सबसे चीपर है। अगर आप इतना डिग्री लेने के बाद, इतने साल डालने के बाद, आपको अगर आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं मिलेगा, सो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस टू बी अ प्रोफेशनल। और लोग बोलते हैं सोनोग्राफ़ी किया तो उसका तो 2500 ले लिया, सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया तो 9000 ले लिया। अरे बाबा, वो 9000 की मशीन का जो मशीन से निकला वो 3 करोड़ की मशीन है। 4 आदमी काम कर रहे हैं, एसी रन हो रहा है, कहाँ से आएगा एक्सपेंसेस? कहीं न कहीं से तो रिकवर होगा, वो भी मिनिमम चार्जेज़ है। सी यही फ़र्क है, लोग आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट क्या करता है? आपको नक्शा बना के देता है, वो नक्शा बनाने का वो 10 से 15,000 20,000 अपने-अपने वो डिग्री के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं, राइट? तो उनको कोई नहीं पूछता है। अभी हार्ट का ऑपरेशन सर्जन करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं दे चार्ज अराउंड 5 लाख्स, जो नए हैं वो चार्ज करते हैं 3 लाख, राइट? ऑपरेशन हार्ट का सर्जरी, आपके हार्ट पूरा ओपन करके उसका बाईपास कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बच रही है। वो 3 लाख रुपया 5 लाख में लोगों को जान पे आता है। अरे आपका हार्ट बाहर निकाल के, इट्स अ पंपिंग हार्ट, उसमें वो वेसल सूचर करना, इट्स नॉट अ जोक। वो गाड़ी का इंजन चल रहा है, उसमें चेंज करना जोक नहीं है, बट लोगों को जोक लगता है, अरे 5 लाख रुपए ले रहे हैं। और वही एडवोकेट है, वो एडवोकेट एक उसका हियरिंग में खड़ा होने का 3 लाख माँगे, यार ये नहीं, बहुत बड़ा वकील है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा वकील है हमारे क्या। और लोग प्राउडली बताते हैं कि भाई अरे इतने बड़े वकील खड़े थे, एक टाइम का 3 लाख लगा था। और वही हार्ट का ऑपरेशन, 3 अरे यार डॉक्टर ने लूट लिया, 3 लाख रुपए लग गया। सो वो लोगों का माइंडसेट है, दैट इज़ अ कॉमन माइंडसेट लोगों का होता है। बच्चे का डिलीवरी हुआ, नामकरण हुआ, उसमें पूरा गाँव को बुला के दारू पिलाएँगे, खाना खिलाएँगे, होटल में पार्टी करेंगे। 50,000 रुपए खर्चा करेंगे, 5,000 रुपए वेटर को टिप देंगे। और वही उसका सर्जरी करके वो डिलीवरी का डॉक्टर ने 50,000 माँग लिया, तो बोले सर डिस्काउंट दे दो, गरीब आदमी हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। ये लोगों का माइंडसेट है। देयर वाज़ वन डॉक्टर इन अंधेरी वेस्ट, होटल का नाम है काल रेज़िडेंसी, वहाँ पे पहले हॉस्पिटल था, उन्होंने हॉस्पिटल बंद के उसके होटल बना दिया। सो ये रियल सिनेरियो है, जो हुआ है। सो डॉक्टर्स आर गेटिंग फेड अप नाउअडेज़, जो लोग एलिगेशंस लगाते हैं, अरे आपका कमीशन है, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके दिमाग में डालना कि भई ये नहीं, ये चीज़ है, ये चीज़ होती है, ये नहीं होती है, ऐसा। सो जब उनके घर से कोई बंदा डॉक्टर बनता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि कितना पेन होता है डॉक्टर बनने के लिए। सही है। और वो जो नीट की पढ़ाई के लिए, अब देखो व्हेन माय डॉटर इज़ इन नीट, दिन का 12-12, 15-15 घंटा पढ़ते हैं वो लोग। अभी नीट का क्लासेस का फ़ीस है 4.5 लाख रुपया 2 साल का, क्लासेस का फ़ीस है 4.5 लाख रुपया। अगर समझो 4.5 लाख की डॉक्टर बन रहा है, 5 लाख रुपए 1 साल का फ़ीस है, 5 साल उसने पढ़ाई किया, इंटर्नशिप ये किया, कितने एक्सपेंसेस हुए उसके? देन टू स्टार्ट इन अ सिटी लाइक मुंबई, अगर आपका खुद का जगह नहीं है, आप रेंट पे चालू करोगे, रेंटेड आपका ये सारा चीज़ है, स्टाफ है, सारा इतना लगाने के बाद अगर पेशेंट से आप 300 रुपए या 500 रुपए माँग लोगे, तो पेशेंट कह रहे हैं, "अरे डॉक्टर साहब 500 रुपए आपने तो 2 मिनट ही देखा।" और वही जो पेंटिंग खरीदते हैं ये लोग बड़े-बड़े इसका आर्टिस्ट का, तो जैसे एक पिकासो का बहुत उसके लिए हो ना, एक जोक है, एक बार पिकासो कोई पेंटिंग बना रहा होता है, सो एक लेडी रास्ते से पास ऑन होते रहती है, तो बोलती है मुझे अभी बनाना है, तो बना लेती है। उसको प्राइस बताता है, बोलता है इतने लाख रुपए हो गए। सो बोलता है अरे! ये तो आपने 2 मिनट में बना दिया। बोलते ये पेंटिंग 2 मिनट में बनाने को मुझे 30 साल लगे। तो ये जो मैं इतने लाख रुपए माँग रहा हूँ, वो मेरे 30 साल का टाइम जो मैंने लगाया ये 2 मिनट में करने के लिए, उसके पैसे हैं। ये 2 मिनट का पैसा मत गिनो। लोग बहुत बार बोलते हैं ना, अरे हार्ट का सर्जरी है, एंजियोग्राफी किया, डॉक्टर गए, उन्होंने तो क्या है, स्प्रिंग ही डालना है अंदर, स्टेंट डालना है, स्टेंट डालते हैं। तो लोगों को क्या होता है, स्टेंट नहीं समझ आता, स्प्रिंग डाला है।
तो अरे 10 मिनट का तो काम था, यहाँ से सुई डाला उन्होंने, अंदर वो क्लीन किया, स्प्रिंग डाला, हमारा 2 लाख रुपए ले लिया, 2 स्प्रिंग डाला 3 लाख रुपए ले लिया। अरे बाबा, वो आदमी को वो काम 2 मिनट में या 5 मिनट में करने, उसने ज़िंदगी के 15 से 20 साल डाल दिए हैं। उसके बाल पक गए काम करने, तो वो माँगेगा उतना पैसा। सो वो एक्सपीरियंस का पैसा है। सो लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती। उनको वकील का समझ में आता है, दूसरी सारी फ़ील्ड का समझ में आता है। बट डॉक्टर की फ़ील्ड का एक्सपीरियंस का पैसा नहीं समझ में आता कि भई ये जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट साल जो बर्न आउट कर दिए हैं, उसका पैसा है। सी आप दूसरी फ़ील्ड वालों को देख लो, एमबीए वालों को देखो। माय फ्रेंड्स आर देयर, वो डन एमबीए, 9 टू 5 जॉब, 9 से 5 का टाइम है, सैटरडे संडे ऑफ है, नो इमरजेंसी नथिंग, कंपनी की गाड़ी लाने आती, ले जाने आती, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ कवर्ड, एवरीथिंग इज़ ओके, राइट? ही इज़ अर्निंग, मीन्स एट द बिगिनिंग व्हेन ही हैड स्टार्टेड, पैकेज वाज़ 20 lakhs per annum. Means he did from IIM Lucknow, but 20 lakhs per annum at the beginning. तो सोचिए कितना हो गया साल का, और यही मतलब महीने का कितना हो गया उसका, और यही चीज़ जब डॉक्टर करते हैं तो लोगों को लगता है अरे इतना पैसा माँग रहे हैं। ऐसा, सो वो एक्सपीरियंस का पैसा होता है, और उसमें डॉक्टर हैज़ टू गो मिडनाइट, उसको अपनी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट ईयर्स जो वो सारे बर्न आउट करने पड़ते हैं। प्रैक्टिस चालू करो, उसको सेट करो, उसमें सब टाइम लगाओ, बट लोगों को वो वैल्यू नहीं समझ में आती, भई इसने अपनी पूरी जवानी खपा दी ये सब करने में। तो जब जब एज होने के बाद पैसा माँगना चालू करते हैं, लोगों को लगता है अरे ये तो पैसे माँग रहा है बंदा भाई अभी। नहीं, लेकिन डॉक्टर सेम एक ही डॉक्टर की फीस अलग-अलग क्यों होती है? अगर वही डॉक्टर आईसीयू में जाएँगे तो अलग, वही डॉक्टर जनरल में जाएँगे तो अलग, वही डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जाएँगे तो अलग। राइट, सी उसका डिफरेंस है, सी ये वी हैव टू मेंटेन दिस थिंग। सी आईसीयू में जाएंगे, सो पेशेंट को केयर अलग लगता है, राइट? जैसे अभी अभी लोग बोलते हैं एक सब चीज़ रखो, बट जैसे अभी आईसीयू में भी गए, आईसीयू में सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ उनको मैनेज करना है, सो वो चार्जेस बढ़ते ही हैं। जब आप होटल में भी जाते हो, आप नॉर्मल बाहर बैठ के खाना खाते हो, आपको कम चार्जेस लगते हैं। आप वही एसी रूम में बैठ के खाओगे तो आपका उसको इट गोज़ 50% अप। आप होटल में भी जाते हो तो होता है, राइट? जब रिक्शे का भी, रिक्शा वाला भी चला रहा है रिक्शा, तो 12 बजे के बाद उसका मीटर सीधा डबल हो जाता है। बट लोग ये चीज़ उनको नहीं पूछते रिक्शा, वो भाई नाइट में चला रहा है, राइट? वो बोले अरे बेचारा रात को रिक्शा चला रहा है। अरे डॉक्टर भी तो अलग काम कर रहा है, राइट? अब वही इमरजेंसी चार्ज उसने कर दिया, लोगों को लगता है अरे डॉक्टर ने इमरजेंसी चार्जेस लगा दिए हमको। भई हमको भी सब चीज़ मैनेज करनी है, और ऐसा नहीं है कि नहीं लोग डॉक्टर हैं तो हम जाएँगे तो हमको किस चीज़ में कंसेशन, हमको भी सब चीज़ जो है एक्सपेंसेस मैनेज करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे नहीं आपको लाइट का बिल 10,000 रुपए है, तो आप डॉक्टर हो तो आप 5,000 ही दो, मुझे तो 10,000 देने ही है अगर बिल आया है तो। सो वो सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स व्हाई द डिफरेंस इज़ देयर। और सी ऑप्शन आपके पास है, आप जनरल वार्ड में एडमिट हो सकते हो, राइट? बट अगर आपको चाहिए कि भई आपके पास, आपको जाना है फर्स्ट क्लास रूम में जाना है, आपको वहाँ टीवी चाहिए, एसी चाहिए, साथ में रहने के लिए एक ये चाहिए, सो देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो सारी मैनेज, क्योंकि कैसा होता है जनरल वार्ड में है, समझो 10 बेड है, 2 से 3 सिस्टर जो है मैनेज कर रही हैं। अगर आप स्पेशल रूम में जाते हो, तो वहाँ 10 रूम है, तो हर एक के लिए एक पर रूम नॉर्मली 1 अटेंडेंट होती है, या हर 2-3 रूम में 1 अटेंडेंट होती है। तो हमको आदमी बढ़ाने पड़ते हैं, लेबर बढ़ाना पड़ता है, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। सो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो कॉस्ट भी बढ़ती है। डॉक्टर, कभी-कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार ये गलत प्रोफ़ेशन में आ गए? क्योंकि रात को डेढ़ 2 बजे भी लोगों के फ़ोन आते रहेंगे, जब भी शायद हार्डली आप सोने का 2-4 घंटे का टाइम मिलता रहेगा, उसमें भी लोगों के फ़ोन आएँगे और जाना पड़ेगा। सी समटाइम कभी-कभी तो फ़ील होता है, सी यू डोंट हैव अ फैमिली लाइफ़, यू डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ़, खाली प्रोफेशनल लाइफ़ है। व्हेन कहीं न कहीं फ़ील होता है कि भई ठीक है, अरे यार ये लाइन में आ गए, नहीं होते देखो दोस्त कैसा है, वो आराम से खा रहा है, घूम रहा है, पी रहा है, ही इज़ एन्जॉयिंग हिज़ लाइफ़, राइट? बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे एक सीनियर ने बोला था, "अ गुड डॉक्टर इज़ नेवर अ गुड सन, नेवर अ गुड हस्बैंड, नेवर अ गुड फादर।" राइट? बिकॉज़ अ गुड डॉक्टर इज़ गुड फॉर द सोसाइटी। बट वो सोसाइटी को गुड होने के लिए वो पेरेंट्स को, किड्स को, खुद को भी टाइम नहीं दे पाता। देयर आर सो मेनी इश्यूज़। नाउअडेज़ यंगस्टर्स आर डाइंग, यंग डॉक्टर्स आर डाइंग बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेस। आप देखिए स्ट्रेस कितना बढ़ा है लोगों का। डॉक्टर्स का वर्कलोड है, डॉक्टर्स को काम का प्रेशर है। ये सारे प्रेशर, इवन यंग डॉक्टर्स आर गोइंग, उनको भी कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। इवन नॉर्मल लोग, नॉर्मल पीपल, उनको भी ये हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली वन सीए वाज़ देयर, सम गर्ल एट आई थिंक एज ऑफ 28-30 शी डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। सो वैसे भी होता है। तो ये सारी चीज़ें भी, पर्सनल लाइफ नहीं मिल पाती। बट ठीक है, व्हाट चार्म यू गेट इन मेडिकल प्रैक्टिस, जैसे अगर जैसे अभी बिल्डिंग का वॉचमैन है, ये मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया था, भई ठीक है, बिल्डिंग का वॉचमैन है ना, वो कितना भी बड़ा सेठ आ जाए, कोई बड़ा बिज़नेस मैन आ जाएगा, उसके लिए अपनी चेयर नहीं छोड़ेगा। बट
डॉक्टर जाएगा ना और ही इज स्टैंडिंग ऑन द गेट, ही सेड सर प्लीज आप बैठ जाओ 2 मिनट। सो ये जो चार्म है, जो रिस्पेक्ट है, वो कोई दूसरे प्रोफेशन नहीं उसमें नहीं मिलने वाला है। एंड द प्लेजर यू गेट व्हेन यू सेव अ लाइफ, कोई मरने वाला होता है और आप उसको ऐसे टाइम पे बचा लेते हो, तो वो जो अंदर से खुशी होती है ना, वो कोई दूसरे बिजनेस में नहीं मिलेगी। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, यू डायग्नोस इट, गिव इमरजेंसी मेडिकेयर, रश हिम टू हॉस्पिटल, इमरजेंसी में उसको आप बचा रहे हो, सब कर रहे हो। तो वो कोई दूसरे प्रोफ़ेशन, वो जो खुशी है वो दूसरे कोई प्रोफ़ेशन में नहीं मिलने वाली। दैट्स व्हाई पीपल रिस्पेक्ट इट। नाउअडेज़ थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, लोगों को लगता है, बट अभी भी लोग हैं जो डॉक्टर को भगवान मानते हैं कि भई ठीक है, ये बंदा है, ये हमारे लिए कर रहा है। लोगों को नीयत पता चल जाती है डॉक्टर की कि भई ये क्या कर रहा है, क्या नहीं, ऐसा। सो वो चीज़ है। डॉक्टर का टाइम आई एम वेरी श्योर कि आपके करियर में सबसे डिफिकल्ट यस, हुआ इट वाज़ अ रहेगा। वेरी टफ टाइम। कैसा था वो उस टाइम पे? मतलब आपको भी ट्रीट करने में डर लगता था? डर तो नहीं लगता था। डर हर एक को अपना अपना नहीं होगा तो अपने फैमिली का डर तो होता ही है। जैसे मेरे पेरेंट्स जो है एल्डरली हैं, सो तो वो टाइम पे मुझे वो एक स्ट्रेस था कि नहीं, कि कहीं मेरी वज़ह से मेरे पेरेंट्स को नहीं हो जाए। आई वाज़ अभी 4-5 साल पहले की बात होगी ऑलमोस्ट। सो दैट टाइम आई वाज़ 35, नो डायबिटीज़, नो प्रेशर, मुझे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। सो आई वाज़ ओके कि हाँ, हो भी गया तो इट इट विल गो ऑफ। एंड हुआ, आई सफर्ड फॉर अराउंड 7-8 डेज़। इट वाज़ क्वाइट बैड, ऑक्सीजन थोड़ा लो हो गया, बट मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई रिकवर्ड फ्रॉम इट। सो वो था, बट उसके सब खुद को होने ज़्यादा डर था कि घर में 2 बच्चे हैं, छोटे माँ-बाप हैं, घर में फैमिली को अपनी वजह से किसी को हो गया, सो इट्स अ डेंट हमेशा एक रहता है कि हमारी वजह से घर वालों को दिक्कत होगी। सो वो एक था, इट वाज़ अ रियली टफ टाइम, जहाँ लोगों ने नाम तो दे दिया वॉरियर का कि अरे कोविड वॉरियर हो, बट वो खाली इट वाज़ जस्ट, वो खाली थाली बजाने से लेके खाली सोशल मीडिया पे था। जहाँ हम रहते थे हमारी सोसाइटी में, जब मुझे हुआ, सो काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए। सो वहाँ पे ये हुआ कि नहीं, आपको तो हम यहाँ नहीं रहने देंगे, आपको उठा के बीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। इतना प्रेशर भी डाला गया कि नहीं, आप को होना ही पड़ेगा। बोला सर मुझे माइल्ड कोविड है, होने की ज़रूरत नहीं है, बट लोगों ने वो टाइम पे प्रेशराइज़ किया, नहीं आपको होना पड़ेगा। क्यों? आपकी वजह से पूरी सोसाइटी को थ्रेट है, आप सोसाइटी से बाहर मत निकलो, आपकी वजह से सोसाइटी में आ सकता है, आप डॉक्टर हो, आपको घर पे रहना चाहिए, आप क्यों जा रहे हो? सोसाइटी में इतने सीनियर सिटीज़न, आपकी वजह से उनको फैल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो होती थी। जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहाँ पे भी, क्यों आस-पास के सारे डॉक्टर्स वो क्लिनिक बंद करके चले गए थे। कि जब ये स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वेव जो था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। जो आस-पास जो प्रैक्टिशनर एल्डरली थे, सीनियर थे, उन्होंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया था। सो आई वाज़ द वन हू वाज़ प्रैक्टिसिंग इन विले पार्ले ईस्ट, वो पैच में खाली मैं ही प्रैक्टिस कर रहा था। सो काफ़ी सारे पेशेंट्स होते, काफ़ी क्राउड होता था। तो मेरी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, जिनको मैंने इतने साल सर्विस दी, वो लोग ऊपर से वीडियो बना के वो बोलते हैं, हम ये वीडियो पुलिस को भेजेंगे कि यहाँ इनके यहाँ इतने पेशेंट्स हैं, हमारे सोसाइटी में फैलेगा तो इनकी वजह से फैलेगा। इट वाज़ अ ब्लेसिंग फॉर अदर पीपल, बट हमारे लिए वो एक कर्ज था कि लोग आके फिर वो हमको परेशान करते थे। कोविड में क्लिनिक चालू रखा, घर से भी प्रेशर था कि ब बाकी सब बंद कर रहे हो तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? बट देयर वाज़ अ इंसिडेंस व्हिच मुझे लगा कि नहीं बंद करना चाहिए। मेरा प्रैक्टिस विले पार्ले में है। एक पेशेंट थी, अंधेरी से ऑल द वे, वो बच्ची थी उसकी छोटी, और वो टाइम पे अगर आपको पता होगा तो गाड़ियाँ भी सब बंद थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, बसेस वगैरह भी बहुत कम चल रही थी। दैट पुअर लेडी, वो एक मुझे लगता है 20-25 किलो की वेट की बच्ची होगी उसकी, एक 8-10 साल की बच्ची रही होगी। उसको बुखार था, काफ़ी तेज़ फ़ीवर था। ऑल द वे अंधेरी हाईवे से वो उठा के आधा घंटा चल के मेरे क्लिनिक तक आई थी। इमेजिन, एक माँ अपने बच्चे के लिए उसको 25 किलो का वेट उठा के उधर से लेके अंधेरी से विले पार्ले डिस्टेंस, सो उतना वो उठा के कैरी करके क्लिनिक पे लाई थी। बोला आपको कैसे पता चला क्लिनिक चालू? नहीं, हमको किसी ने बोला कि यही एक डॉक्टर है आस-पास के पैच में जो वर्किंग है। सो दैट वाज़ द इंसिडेंट दैट हिट मी कि नहीं, यू हैव टू वर्क, कि लोगों को इतना फेथ है। वो बेचारी वहाँ से उसने कन्फर्म भी नहीं किया कि नहीं, उसके पास नंबर नहीं था, पड़ी बस उसको किसी ने बोला यहाँ ये लोकेशन में क्लिनिक है, यही चालू है। सो वहाँ से वो उठा के बच्चे को यहाँ लेके आए, तब मुझे लगा कि नहीं, अब वो अभी पीठ दिखाना नहीं, अभी काम करना ही करना है। मेरे सारे स्टाफ में से भी काफ़ी स्टाफ वो टाइम पे काम छोड़ के चले गए डर से कि हमको हो जाएगा, हमारे घर वालों को हो जाएगा। बट 2-3 स्टाफ थे जिन्होंने लास्ट तक मुझे सपोर्ट किया। बोले सर आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा तो हम हैं आपके साथ। सो आप अकेला छोड़ के नहीं जाएँगे। सो 1 से 2 स्टाफ थे जिनके थ्रू हम पूरा दिन-रात वही पे पेशेंट देख रहे थे। दैट वाज़ द टाइम।
ये चीज़ होती है ना, डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन हर किसी को होती है, लेकिन डॉक्टर के इमोशंस को समझना कि उनको क्या फ़ील होता होगा, जिस पर्सन के लिए वो काम कर रहे हैं, वही उन पे ब्लेम कर रहे हैं। डेफिनेटली देयर इज़ वेरी टफ टाइम एंड वो काफ़ी बार फ़ील भी होता है कि क्यों इतना लोगों को सर्विस देने के बाद भी जब सम टाइम इट्स लाइक वो गोलकीपर वाला हिसाब है कि भाई ठीक है आपने 10 गोल बचा लिए ठीक है, बट वो 11 गोल नहीं बचा पाया तो अरे यार आपको ऐसे नहीं इस तरफ रोकना था तो रुक जाता था, नहीं तो ये आपसे गलती हो गई। ये लोग होता है बोल के भी जाते हैं। एक लेडी के हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया वो एंड उसके 3-4 दिन पहले वो नी पेन के लिए दवा लेके गया था मेरे पास से। सो वाइफ वाज़ लाइक सर उसको हार्ट अटैक आया 3-4 दिन पहले वो आपके पास आके गया, आपको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्या नहीं? बोला हार्ट अटैक बोल के नहीं आता है, सडन वो अचानक आता है। बोलते नहीं, नहीं में आपने ही उनको बचाया था, लेकिन इस बार आपसे मिस्टेक हुआ, उसको हार्ट अटैक आया, आप डायग्नोज़ नहीं कर पाए। बाबा उसको सिम्पटम ही नहीं है, उसको चेस्ट पेन नहीं है, उसको स्वेटिंग नहीं है, बीपी शूट नहीं है, कोई सिम्पटम नहीं है, नी पेन के लिए आया तो मुझे कैसे पता चलेगा हार्ट अटैक आ रहा है? बट ये लोगों का माइंडसेट है। एक तरफ वो खुद बोल रही है कि मरने से आपने बचाया, लेकिन इस बार जो हुआ उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो टाइम फ़ील होता है कि अरे! हाउ आई एम जानबूझ के थोड़ी रिस्पॉन्सिबल करेंगे मैंने वो। जानबूझ के नहीं किया है। अभी वो उसका हिज़ बैड लक कि ही गॉट अफेक्टेड। तो डॉक्टर आपके करियर में अभी 17 इयर्स का आपका प्रैक्टिसिंग का करियर हो गया है, तो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने क्या आई रहेगी? मतलब ऐसे कोई पेशेंट आ गए जो एकदम क्रिटिकल रहेंगे, एकदम ऐसी हालत में आए कि भाई यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ऐसे बहुत बार हुआ है। एक एलाबोरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एक आध केस नहीं है, ऐसे डे इन एंड डे आउट होते रहते हैं, जो हिसाब से प्रैक्टिस है। कभी इंजरी के केसेस आ जाते हैं। देयर वाज़ अ पेशेंट हू वाज़ हिट बाय अ कार बट एज़ ही हैड कम इन इमरजेंसी ही वाज़ ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। सो उतना टाइम नहीं था कि उसको हॉस्पिटल भेजा है। आई हैव टू टेक स्टिचेस। उसको हेड पे काफ़ी सारी इंजरी थी। उसको ऑलमोस्ट अराउंड 45-50 स्टिचेस लगे थे वो टाइम पे, जब मैंने प्रैक्टिस चालू किया। उसको स्टिच देख के सब करके देन ही गॉट अ चेस्ट इंजरी। उसको एक्स-रे कराया तो रिब फ्रैक्चर था, रिब वाज़ गोइंग समवेयर नियर द लंग्स। सो उसको साँस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसको बाद में मुझे हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा बट प्राइमरी केयर में मैंने उसको स्टिच करके पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको एक फॉर्म दे दिया, भई ये एमएलसी फॉर्म है, मेडिको लीगल केस का फॉर्म होता है, भर के दे दिया। भई आप ये जाके पुलिस स्टेशन में जमा कर दो और प्रोसीड करो। दैट वाज़ द केस। बाकी काफ़ी सारे केसेज़ हैं जब पेशेंट आता है इमरजेंसी में कि नहीं मुझे तो सीने में जलन हो रहा है, एसिडिटी है, जो लोगों को लगता है कि एक्चुअल एसिडिटी होती है बट ही वाज़ फीलिंग अनईज़ी। वी डिड अ ईसीजी, इट वाज़ शोइंग मैसिव हार्ट अटैक, काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक था, मेजर अटैक था। इमीडिएट उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया एंड वहाँ वो बच गया पेशेंट। सो काफ़ी सारे ऐसे केसेज़ आते हैं, पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है, बाय द टाइम वी सेंड इट टू हॉस्पिटल, ऑन द वे बहुत बार कोलैप्स हो जाते हैं। सी ये सारे केसेज़ भी होते हैं। जब जो लोगों को ये होता है कि अरे डॉक्टर हार्ट अटैक में प्राइमरी केयर देना चाहिए या प्राइमरी मेडिकेशन देना चाहिए, वी गिव इट टू पेशेंट बट एक कहीं न कहीं हमको भी फ़ियर होता है कि भई हमने दवा दी और जाते-जाते ऐसी वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया। बट रिलेटिव बहुत बार ब्लेम करते हैं, अरे डॉक्टर साहब ने कुछ तो दवा दिया था और वो पहुँचते-पहुँचते हमारा पेशेंट एक्सपायर हो गया। उसके पहले उसको थोड़ा ही तकलीफ था, उन्होंने गोली दे के भेजा, जाते-जाते उसको मेजर प्रॉब्लम हो गया एंड ही एक्सपायर्ड। सो ये लोग बहुत बार ब्लेम करते हैं। सो दैट इज़ नेगेटिव पॉइंट। बाकी वी ट्राई टू मैनेज हमारे एंड पे जितनी इमरजेंसी होती है, हम हैंडल करते हैं उसको। डॉक्टर आपको कभी किसी गुंडे की या पॉलिटिशियन की धमकी आई है कभी कि भाई ये करो वरना ऐसा हो जाएगा? धमकी नहीं आई है बट ठीक है पीपल ट्राई टू प्रेशराइज़ पॉलिटिकल इससे कि नहीं अरे मैं तो ये मंडल का अध्यक्ष हूँ, ऐसा है या सो एंड सो थिंग है, मेरे ये पहचान वाले हैं। बहुत बार जैसे कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, जो पेशेंट इन द सेंस जो अननोन है, मेरा पेशेंट नहीं है, घर पे ही है, एक्सपायर हो जाता है। तो लोकल जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो नेता बन के अरे ये हमारा पेशेंट आप इनको डेथ सर्टिफिकेट इश्यू कर दो। हाँ, ठीक है, जब हिस्ट्री पता नहीं है तो हम नहीं दे सकते। और कभी-कभी कैसा होता है ऐज कम है, कम ऐज में एक्सपायर हो गया विदाउट रीज़न, सो पोस्टमार्टम करना कंपल्सरी है। सो दे ट्राई टू थ्रेटन कि सर मैं ये पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं ये इसका ये पोस्ट पे हूँ, आप पहचानते नहीं हो मुझे। सो देन वी हैव टू एक्सप्लेन दिस कि बाबा दिस इज़ द रूल, यू हैव टू फॉलो द रूल। आपको ये रूल फॉलो करना है। सो फिर मॉब लेके भी आते हैं बहुत बार, आप कैसे नहीं देंगे, हम तो आपको इतना दिन से जान रहे हैं। वैसा भी लोग थ्रेट देते हैं कि इतना आप इतना लेट तक प्रैक्टिस करते हो, ये करते हो, हम आपको नहीं करने देंगे। ये सारे थ्रेट भी मिलते हैं बहुत बार। बट ठीक है, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि बॉस दिस इज़ द रूल, ये लीगल चीज़ है, हमको इसके अंदर ही काम करना है। कभी डर नहीं लगता है ऐसे लोगों से? ठीक है, सी जो होना होगा वो होता ही है, किसी के करने से कुछ नहीं होता। इट्स ऑल रिटन इन योर फेट, इन योर डेस्टिनी।
लेकिन एक चीज़ है कि डॉक्टर्स के साथ लोग खड़े भी उतने हैं। आज आप लोग कोई भी बिल्डिंग में, कोई भी एरिया में आप जाओ, उतने ही लोग आपके सपोर्ट में साथ में खड़े यस, रहेंगे। यस, लोगों की ब्लेसिंग्स होती है। सी लोग जो आपका अगर नो इनर कंसाइंस होता है कि आप अच्छे मन से कुछ कर रहे हो, तो वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, बोला आप कुछ दिल से करो तो सब पूरी कायनात आपको मदद करती है, वैसा हिसाब है। आप अच्छे से करो, आपकी नीयत साफ है, भले 2 लोग खराब बोलने वाले, बाकी 10 अच्छा बोलने वाले भी हैं कि नहीं वो ठीक है, इनका कोई लेना-देना नहीं है उससे, ये जो आप ब्लेम कर रहे हो गलत कर रहे हो। करेक्ट, तो करेक्ट, वैसा होता करेक्ट, है। करेक्ट। डॉक्टर ये सब अभी आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है डॉक्टर की प्रैक्टिसिंग में, मतलब वीडियो कॉल पे भी लोग डायग्नोस करके डिजीज़ का दवाई दे रहे हैं या ऑनलाइन आपके घर पे आके भी टेस्ट कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें इवॉल्व होना सही है या गलत है? सी पूरी तरह से सही भी नहीं, पूरी तरह से गलत भी नहीं बोल सकते। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो काफ़ी यूज़फुल है। नाउअडेज़ अभी वीकेंड कुछ सिम्पटम्स ऐसे होते हैं, जो सडन पेश आके मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ है। इवन सडनली हमको भी नहीं पता है क्या है, सो वी कैन गो थ्रू द थिंग्स। सो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप डालेंगे वो सिम्पटम्स, सो दैट विल शो ये डिज़ीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। बैक ऑफ द माइंड हमको पता है भी ये चीज़ है, तो ये होने का चांसेस है। बट जस्ट टू मेक डबल श्योर कन्फर्म करने हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाकी चीज़ों के लिए भी, जैसे रोबोटिक सर्जरी आ गई है, सो उसमें यू हैव टू जस्ट गिव इंस्ट्रक्शन और वो मशीन्स को उस तरह से ऑपरेट करना होता है, आप सर्जरी भी कर सकते हो। अभी आई थिंक रिसेंटली देयर वाज़ वन केस वेयर अ डॉक्टर वाज़ सिटिंग अब्रॉड एंड ही ऑपरेटेड इन सम अदर कंट्री थ्रू कनेक्शंस, सो सारा वो रोबोटिक जो है उन्होंने उसके थ्रू ऑपरेट करा है। ये सारी चीज़ें भी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोन टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी काफ़ी अच्छा चीज़ है। रही बात घर पे आप जो बोल रहे हैं टेस्ट करने की, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ओवर अ पीरियड धीरे-धीरे सारा इम्प्रूव हो रहा है। नाउ यू कैन बुक अ ब्लड टेस्ट एट होम, वो सारा सिस्टम पूरा जनरेट होता है, बंदा आके आपका ब्लड लेके चला जाएगा या जो भी इन्वेस्टिगेशन है घर पे आके हो जाएगी। पोर्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है धीरे-धीरे, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो सर आपने जैसे बताया, तो आपका वैसे गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन क्या-क्या है? अगर आप क्या चीज़ें गवर्नमेंट से चाहते हो कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो वी कैन ऑपरेट प्रॉपर्ली? सी टू गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे जो मेडिको लीगल केसेज़ हैं उसके लिए, जो ब्लेम करते हैं कभी-कभी कि नहीं पुलिस केस है, आपने क्यों इन्फॉर्म नहीं किया या सो एंड सो थिंग, उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, टू प्रोवाइड अ सिक्योर एनवायरनमेंट टू डॉक्टर्स। सी जो पेशेंट का थ्रेट होता है, इवन स्मॉल ओपीडीज़ में तो ठीक है, पर्सनल क्लिनिक में इतना नहीं होता है, बट व्हेन यू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इवन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, सो वहाँ पे जो थ्रेट है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल छोटे सेटअप्स हैं, वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। व्हेन अ मॉब कम्स ऑफ 40-50 पीपल, दे ब्रेक एवरीथिंग, सो वो सिक्योरिटी होनी चाहिए। इतना करने के बाद भी ये लोग अगर आसानी से छूट जाते हैं, वो एक बड़ी दिक्कत है। इनको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि भई यू हैव टू फर्स्ट सी कि इन्होंने गलत किया। सी एनी हो सकता है मेबी कहीं मिस्टेक हुई हो या कुछ हुआ हो, बट उसको पनिशमेंट देने के लिए आपको डॉक्टर के साथ मारपीट करने की, हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर लीगल सिस्टम्स अवेलेबल। यू कैन डू अ पुलिस कंप्लेंट, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डाल सकते हो। आप लीगली जा सकते हो। आपको मारपीट करने की या हाथापाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट को डॉक्टर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे अभी जो आई थिंक कलकत्ता का आप रिसेंट केस देखेंगे, द डॉक्टर वाज़ ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। सो एक सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, कि वहाँ डॉक्टर फ्री होके काम कर सकें। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, आप जाके देखेंगे क्या सिचुएशन है, आपको पता चल जाएगा। एक पेशेंट के साथ कभी-कभी 30-30, 40-40 रिलेटिव आते हैं और ज़रा-सा कुछ ऊपर-नीचे हुआ, तो वो हंगामा चालू कर देते हैं, डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर देते हैं, ऐसा। सो डॉक्टर्स भी अभी रिसेंटली आई थिंक अराउंड 1 ईयर बैक, देयर वाज़ अ केस इन सम इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, दैट डॉक्टर वाज़ ऑर्थोपेडिक दिस थिंग एंड देयर वाज़ अ इमरजेंसी, ही वाज़ ट्राइंग टू हैंडल द इमरजेंसी पेशेंट एंड ही डाइड। रिलेटिव ने उसको जो आईवी का रॉड रहता है उससे मारा, बेड उठा के उसके सर पे डाला, उसका फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, ये हड्डी जो क्रैक हो गया, ही लॉस्ट हिज़ विज़न। सोचिए माँ-बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो अपने बच्चे को, जिसको इतना उम्मीद से उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए भेजा है, उसको कोई मारपीट करके उसकी आँख खराब कर दे। हाउ मच पेन दे विल फील। सो दैट इज़ द थिंग कि भई अगर आपका पेशेंट सीरियस है, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम मार नहीं रहे हैं उसको, बट अभी वो उसका नसीब है, वी कांट मेक हिम सर्वाइव, दैट डज़न्ट मीन कि वी आर रिस्पांसिबल फॉर दैट, यू कांट किल अस फॉर दैट और यू कांट बीट अस फॉर दैट।
वो सिनेरियो गवर्नमेंट को एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए उस चीज़ के लिए। नहीं, ये कन्फ्यूज़न तो हमेशा हर किसी को रहता ही है। मतलब वैसे होती कितनी डिग्रीज़ है? क्या है? सी डिग्रीज फर्स्ट इज एमबीबीएस, सेकंड बीडीएस, फिर बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, देन फिजियोथेरेपी। देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 6 वैरायटी ऑफ डिग्रीज। उसके बाद पीपल गो फॉर स्पेशलाइजेशन, एमडी है या फिर एमएस है, देन दे गो फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, डीएनबी है, देयर आर मेनी डिग्रीज। तो काफ़ी सारा माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजिस्ट का होता है। सो जनरली यही बेसिक यही सब लोगों को यही कन्फ्यूज़न पता चलता है कि नहीं एमबीबीएस है, बस वो लोगों के दिमाग में वो एक डिग्री फिट है, एमबीबीएस डिग्री है, दैट्स इट, वो लोगों करेक्ट, को करेक्ट, पता है। करेक्ट, बट देयर आर मल्टीपल डिग्रीज, काफ़ी सारे, सबके अलग-अलग काम होते हैं। सो ऑल आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड्स। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो बेसिकली कितनी फ़ील्ड्स में स्पेशलाइज़्ड होता है? जैसे अगर मैं नॉर्मली तो हम क्या देखते हैं, हम 2-3 जन को देखते हैं कि एक तो होता है एमबीबीएस जो एक जनरल इसमें होता है कि अगर मुझे बुखार, सर्दी, ज़ुकाम ऐसा कुछ है जो डे टू डे लाइफ़ में होता है, तो उसके लिए हम एमबीबीएस के पास जाएँ। फिर कुछ स्पेशलिस्ट में हम एमडीज़ का कैटेगरी एमडी के देखते हैं। पास जाते तो वो हैं, राइट। एमडीज़ में भी कितने टाइप की नहीं, एमडी में एमडी आर ऑल सेम। एमडी इज़ लाइक जनरल मेडिसिन में एमडी होता है। सो दे आर ऑल सेम। उसके बाद एमडी के इसमें भी और आपको अगर अलग जाना है तो देन सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे किडनी के डॉक्टर हो गए, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो उसके बाद यूरोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, ऑप्थेल्म्स हैं। सो ये सब अलग-अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। सो पोस्ट एमबीबीएस आप कर सकते हो। या सो उसके बाद कैसा होता है एमबीबीएस के बाद आपको 2 होता है, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में आप एमडी बन सकते हो। इन्वेसिव ब्रांच में जब ये सर्जरी की जो ब्रांचेज़ आती हैं, वो सारी आती हैं। सर्जरी करने के बाद आपको और उसमें स्पेशलाइज़ेशन करना है। न्यूरो सर्जरी है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँख के डॉक्टर हो गए, यूरोलॉजिस्ट जो स्टोन वगैरह का सब देखते हैं वो है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज़ेशन। वो एमबीबीएस के बाद आप एमडी करने की बात करते हो या आप पोस्ट एमबीबीएस स्टार्ट करते हो आप, ऐसा। और ये सभी लोगों को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम यस, तो देना एंट्रेंस ही इज़ पड़ेगा। मतलब कंपल्सरी फॉर बेसिकली एवरीवन, सिस्टम कैसा एवरीवन। होता है? प्रीवियसली इट वाज़ डिफरेंट। पहले स्टेट लेवल पे होता था, अभी स्टेट लेवल पे नहीं है, नाउ इट्स ऑन नेशनल लेवल। सो वो नीट है, यू हैव टू अपीयर फॉर नीट एंड पोस्ट नीट जो है फिर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या है, अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट द डिग्री। आपको अपना स्पेशलाइजेशन जो लेना है, उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ता है, ऐसा, उस तरह से होता है। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन इसमें बहुत बार ये होता है जैसे हम ये यूपीएससी वगैरह में देखते हैं कि सीट्स बहुत कम है और देने वाले लाखों है। तो ये भी मैं अभी जस्ट थोड़ा स्टडी कर रहा था तो पता चला कि मेडिकल की जो कॉलेजेस है वो बहुत लिमिटेड बहुत हैं बहुत लिमिटेड है, इंडिया बहुत में। लिमिटेड है। और एक एवरेज मैंने देखा था कि अगर 10 सीट्स है तो उसके सामने 1 लाख लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों सी है? डिफरेंसेस बिकॉज़ गवर्नमेंट ने जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं दैट आर लिमिटेड। वो कॉलेजेस जैसे बढ़ेंगे तो सीट्स भी बढ़ जाएगी। सो नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो लिमिटेड है और वो हिसाब से सीट्स है। वो सीट्स में उसके बाद फिर ओपन कैटेगरी के लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं। फिर कुछ जो है रिजर्व्ड सीट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो क्लास होते हैं उसके लिए। शेड्यूल्ड कास्ट है, ओबीसी है, ये सब है। जो कोटा है सो 50% सीट्स तो उसमें ऑक्यूपाई हो जाती है। 50% लेफ्ट फॉर जनरल कैटेगरी। सो देन दैट्स व्हाई कंपटीशन इज मोर बिकॉज जनरल कैटेगरी वाले को जो सीट 600 मार्क्स लाने पे मिल रही है वो कोटा वाले को वही सीट 300-400 भी में मिल जाती है, ऐसा। सो देयर आर डिफरेंस, वो एक फ़र्क पड़ता है। करेक्ट, 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 करेक्ट। ये बहुत लोग मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए कुछ बाहर भी जाते हैं। जैसे यस मैंने अभी यस यस जस्ट बीच में अभी क्या हो गया था वो रशिया यूक्रेन का कुछ तो वॉर चल रहा था तभी राइट का मुझे राइट इंसिडेंस राइट याद है राइट कि लोग यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कनाडा जाते हैं पढ़ाई करने राइट के लिए। राइट। तो क्या वहाँ पर जाकर जो एमबीबीएस या जो भी मेडिकल की डिग्री लेके आते हैं फिर उनको इंडिया में काम करना आसान है? काम करना आसान नहीं बोल सकते, सी देन थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? सी अभी जैसे आपको अभी इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, अल्टीमेट एट द एंड आपको इंडिया में ही प्रैक्टिस करनी है, राइट? अभी आप रशिया में प्रैक्टिस कर रहे हो, रशिया में आपकी लर्निंग हो रही है, राइट? सो एक्सपोज़र जो मिलता है, सी मेडिकल जो होता है उसको प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ वी लर्न एवरी डे, राइट? अब रशिया में है, रशिया का क्लाइमेट अलग है, इट्स अ कोल्ड वेदर, वहाँ पे वेदर काफ़ी कोल्ड है। सो वहाँ जो डिज़ीज़ होगी दैट विल बी डिफरेंट, इंडिया में जो डिज़ीज़ है दैट विल बी डिफरेंट। वो एक फ़र्क पड़ता है और वहाँ आप एमबीबीएस करके आने के बाद भी you have to give an entrance exam in India and you have to clear that, then only you can practice. तो वरना वहाँ से डिग्री लेके आने के बाद वो एंट्रेंस नहीं दोगे तो आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते। यू हैव टू गिव दैट एग्जाम एंड देन यू कैन प्रैक्टिस दैट, ऐसा। सो वो डिफरेंस है। व्हाई पीपल रश टू फॉरेन कंट्रीज मोर कॉस्ट। अगर आपको इंडिया में अगर आपका यू क्रैक द एग्जाम्स, नीट आपने क्रैक कर लिया है, यू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल फील्ड, सो देन फिर आपको
it's not that costly. Cost is around 60-70,000 rupees per year if you get a government seat. If you're not getting a government seat, private seats मिल रही है, so per year का इवन आपने नीट दिया है, आपको ऑलमोस्ट एक 4 से 5 लाख रुपया खर्चा पर ईयर का है. फॉरेन में आपको ऑलमोस्ट एक 50 lakhs में पूरा 5 साल का वो पैकेज देते हैं. दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग. आपका वो स्टडीज वगैरह सारा जो बुक्स है, एवरीथिंग इज कवर्ड. सो दैट्स व्हाई नाउअडेज पीपल आर रशिंग मोर टू अब्रॉड. वहाँ जाके डिग्री लेते हैं और वहाँ आके यहाँ के जो है एंट्रेंस एग्जाम दे के देन दे आर प्रैक्टिसिंग. ओके दैट इज द डिफरेंस. बट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर व्हाट यू गेट इन इंडिया इज टोटली डिफरेंट. जो यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वेयर यू आर लर्निंग, दैट इज टोटली डिफरेंट. सो ग्रेट डॉक्टर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली. सच में ये पॉडकास्ट अब तक का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि इसमें सच में ऐसे जेम्स हमें मिले हैं सीखने के लिए जो शायद और कहीं पर भी दूसरे वीडियो में नहीं मैंने दिए हैं, ना किसी और जगह पर मैंने सुने हैं. अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट में बताइए कि आज के वीडियो से कौन सी ऐसी टॉप लर्निंग्स थी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए अपना टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है. और शायद अभी हम 3-4 घंटे से शूट कर रहे, इतना टाइम आपने मुझे दिया. आई एम वेरी 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 थैंकफुल. थैंक यू. मोस्ट वेलकम.